एक केस रिपोर्ट पबमेड में ओपन कर यस लें। यस। तो जब जस्ट आप जस्ट ये जब लिटरेचर आप रिव्यू वाले पोर्शन को मैंने उसके साथ नहीं कोरिलेट किया। मैं इसकी मैकेनिज्म एंड पैथोफिजियोलॉजी की एग्जांपल खुद कोट करता हूँ, और दो इसके बाद केसेस हैं, वो इसके बाद मैं इनको अलहदा से बताता हूँ। अगर हम हर एक सेक्शन के साथ उसको उससे कोऑर्डिनेट कर लें, लाइक एक आपने डिस्कशन में बताया एक्चुअली उसकी रीज़न ये है कि किसी एक केस रिपोर्ट में सारे पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे होंगे। चलिए किसी में ठीक है। मैकेनिज्म या पैथोफिजियोलॉजी का पोर्शन मिस होगा, किसी में केस समरी का पोर्शन मिस होगा। ये वो हैं जो आप 10-15 डिफरेंट केस रिपोर्ट के यस साथ आई कंक्लूड करके आप निकालेंगे पॉइंट्स। आई नो आई थिंक आपने ये किया हुआ है, कुछ केस निकाले हुए हैं ताकि ये इनको केसेस बताने हैं के लिए। मेरे पास, अगर आप कहें तो चलें उस तरह सर्च कर लेते हैं, नो वरीज। हाँ, तो ताकि उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। या श्योर। तो ये विले का एक जर्नल है, विले पब्लिशर है। और केस रिपोर्ट्स इन मेडिसिन, ये उसका आगे जर्नल है जिसको ये विले पब्लिश करता है। तो इसके अंदर मैंने एक केस आपके लिए सेपरेट आउट किया था, अ नॉट सो स्वीट क्रोन डिजीज। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये थोड़ी सी डिफरेंट उसने टाइटल यूज़ किया हुआ है। लाइक अगर आप सिर्फ ये भी यूज़ करें, अ केस रिपोर्ट ऑफ इलियोसिकल क्रोन्स डिजीज अनमास्क बाय स्वीट सिंड्रोम, तो आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है। इस टाइटल में उसने थोड़ा सा उसको चीज़ी बनाया है, विच इज़ समवट एक्सेप्टेबल समवट नॉट। कुछ जर्नल जोन से हैं, जब हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं तो वो कहते हैं कि अडेयर टू जस्ट द मेडिकल लिटरेचर, लेकिन आजकल चैट जीपीटी का यूज़ बड़ा कॉमन है, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ नहीं अप्रिशिएट करते, ये थोड़ा सब्जेक्टिव डिसीजन है। बट ये टाइटल की सबसे पहले आप एग्जांपल दी, इसलिए मैंने ये हास केस रिपोर्ट जो उनसे सेपरेट आउट की हुई थी। अब इसमें आप देखिएगा कि हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। उसमें बैकग्राउंड होगा, उसमें केस होगा, उसमें कंक्लूजन होगा। अब इस जर्नल की जब आप गाइडलाइंस देखेंगे, दे दे आर नॉट आस्किंग फॉर स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसके अंदर तकरीबन 150 टू 250 वर्ड्स के अंदर उस सारे को हाईलाइट कर देंगे। आपने उसके अंदर स्टार्ट के अंदर सारा कुछ बताया, क्या ये कंडीशन होती है, जैसे आप इनिशियल इंट्रोडक्शन देते हैं। देन आप बताएंगे कि आपके केस के अंदर क्या स्पेसिफिक है, वो यहाँ पे वो बता रहा है। वी हियर इन प्रेजेंट अ केस ऑफ 70-year-old वाइट मेल presenting with persistent fever, rash, intermittent diarrhea, and hematochezia. The patient had marked improvement of बकर डॉक्टर अबूबकर, ये करें कि आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग पे जाएं, I'm sorry. और Let me उस check. पे जो स्क्रीन शेयर है, आपने स्पेसिफिक उसकी की हुई है। आपकी जो ये पावर पॉइंट है, जो Let me आप check. एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो शो नहीं हो रहा। तो अगर आप स्क्रीन शेयरिंग करते हुए स्क्रीन को शेयर कर लेंगे तो वो सब कुछ शेयर होगा। Got it. और अगर आप अपने मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, तो मोबाइल से इनके आप सिर्फ कमेंट वाला सेक्शन ओपन कर लें। जी। उधर से आपको नजर आएगा कि स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। Got it. तो डॉक्टर आतिफ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं, अभी नहीं हो रही। आप अच्छा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह करनी है। अ, जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे, जो कि शेयर का बटन है, जी। उसको प्रेस करेंगे तो जिस पे स्क्रीन लिखा हुआ है ना, आप उसको क्लिक कर Got दें it. और फिर share करें। अब आ गई? हाँ, यस, ओके। गुड, सो एक्सीलेंट। आई वाज एक्सप्लेनिंग के विले पब्लिशर है, और उसका जर्नल है केस रिपोर्ट्स इन मेडिसिन। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। तो अ नॉट सो स्वीट क्रोन डिजीज, अ केस रिपोर्ट ऑफ इलियोसिकल क्रोन डिजीज अनमास्क बाय स्वीट सिंड्रोम। तो जो टिपिकल गाइडलाइंस है वो ये है कि जस्ट आप सिंपल अपने जो टाइटल है उसको कंसाइज रखें, और अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो वो बस शेयर करें। ये चीज़ी वर्डिंग है, अगर आप यूज़ करें वेल एंड गुड, लेकिन ये अप्रिशिएटेड नहीं होती। फिर एब्स्ट्रैक्ट की मैं आपको बात बता रहा था, मैंने जो आपको बताया वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ जर्नल जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट डिमांड नहीं करते। अगर आप उसमें स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवा दें, इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर किसी जर्नल के अंदर स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट की गाइडलाइन है, उसमें आप
स्ट्रक्चर नहीं सबमिट करवाते, डेट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन जिसमें स्ट्रक्चर की गाइडलाइन नहीं, उसमें आप स्ट्रक्चर सबमिट करवा दें, इट्स एक्सेप्टेबल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो बेसिकली सारी डिटेल्स बता रहा है कि स्वीट सिंड्रोम क्या होता है, किस तरीके से प्रेजेंट करता है, जो कि उसने अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया होगा। देन वो यहाँ से यहाँ तक बता रहा है कि हमारा केस क्या था। वी प्रेजेंट अ केस ऑफ 70-year-old वाइट मेल प्रेजेंटिंग फॉर persistent फीवर, रैश, intermittent डायरिया and metachezia. The patient had marked improvement of his clinical symptom following systematic corticosteroid treatment. अब इसमें उसने पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन, किस तरीके से वो प्रेजेंट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसने सारा एक्सप्लेन किया है अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। उसने एंड पे बता दिया कि सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट हमने दी, एंड देन ही वाज डायग्नोस्ड विद स्वीट सिंड्रोम एंड इलियोसिकल क्रोन डिजीज। तो ये उसने मैनेजमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे कंक्लूड कर दी। देन एंड पे जैसे हम बताते हैं कि वाई दिस इज़ नॉवल, उसने एब्स्ट्रैक्ट में बताया, दिस आर्टिकल हाईलाइट्स द नीड टू रूल आउट सीडी in the setting of SS and gastrointestinal manifestation that is going to make this case a novel case. फिर कुछ जर्नल्स के अंदर ही मैं एंड पे आपको बताता हूँ, कुछ जर्नल्स में लर्निंग पॉइंट होता है, वो हर जर्नल का स्पेसिफिक नहीं होता। इस जर्नल में लर्निंग पॉइंट था वो जो प्रॉपर एक गाइडलाइंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग लर्निंग पॉइंट हर केस रिपोर्ट में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये जर्नल स्पेसिफिक होता है। तो अगर किसी जर्नल में डिमांड हो तो लर्निंग पॉइंट आप उसके अंदर मेंशन करते हैं, विच इज़ यूजुअली 2 to 3 पॉइंट, जिसके अंदर आप बताते हैं कि इस केस के थ्रू हमें लिटरेचर में क्या ऐड हो रहा है और ये किस तरीके से जो हमारा आर्टिकल है ये नॉवल है। देन वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे आपको बताया था कि आप अपनी कंडीशन की इनिशियल सारी बात बताते हैं कि ये कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। देन आपको बताया था डिजीज़ बर्डन के बारे में बताते हैं। डिजीज़ बर्डन के अंदर भी वो परसेंटेजेस जैसे शेयर कर रहा है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होती है लोगों की विद सीडी एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन पेशेंट के अंदर किन किन चीज़ों के साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस सिम्टम्स कितने आ रहे होते हैं, या वैसे भी बता देते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था, जब आप परसेंटेजेस ऐड करते हैं, आप डिजीज़ बर्डन को शेयर करते हैं, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, इन चीज़ों को जब डिस्कस करते हैं, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है या आपका कोई भी जो सेक्शन है राइटिंग का, वो बड़ा कैप्टिव हो जाता है, उसके वो अट्रैक्टिव भी होता है, और वो ऑब्वियसली एविडेंस प्रोवाइड किया होता है। आप इस लिंक को शेयर करेंगे, आप उस आर्टिकल पर चलेंगे जिसने इस चीज़ को शेयर किया होगा। तो कोई भी चीज़ जो एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती है वो हमेशा प्रेफर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू डैट वन जो कि सिर्फ एक ब्लाइंड आइडिया होता है। देन उसने स्वीट सिंड्रोम के बारे में और एक्सप्लेन किया है। आपको बताया था 250 to 300 वर्ड्स जो उनसे आप इसको रखना होता है। इसने उन पैराग्राफ्स को फॉलो नहीं किया। यूजुअली आप 2 पैराग्राफ्स बनाते हैं, इसने पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं किया, क्योंकि जर्नल ने बॉदर नहीं किया होगा एंड जर्नल की गाइडलाइंस नहीं होंगी। लेकिन आप यूजुअली इसको 2 पैराग्राफ में रखते हैं। एक पैराग्राफ आपका यहाँ से क्रोन डिजीज़ से स्टार्ट होके इसकी सारी जो मैनिफेस्टेशन है वहाँ तक होना चाहिए था। सेकेंडली आप उसके अंदर अपना सारा कुछ बताते हैं कि ये किस तरीके से नावल है। एंड अगेन केस प्रेजेंटेशन वाली बातें जो सी हैं वो आप उसमें डिस्कस नहीं करते, जस्ट लाइक दिस केस। इस केस में इसमें उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसमें केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील हो रही हो। उसने सिर्फ ये बताया हुआ है कि स्वीट सिंड्रोम क्या होता है, इलियोसिकल कंडीशन जो सी हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, सिर्फ उसी चीज़ को ही उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसने टेबल ऐड कर दिया। टेबल अब क्या करता है कि कोई भी चीज़ जब आप लिटरेचर में उसको ऐड कर रहे होते हैं तो आपके पास एक बड़ा अच्छा टूल होता है टेबल्स का, फिगर्स का, फ्लो चार्ट्स का। जब आप टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ये चीज़ें ऐड करते हैं तो आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन जाता है। उसमें अब उसने क्लासिकल स्वीट सिंड्रोम का क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दिया। आपके पास अगर कोई होगा, लाइक जैसे हमारे वाला केस था, उसमें वेंटिकुलर टैकिकार्डिया का अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया होगा, अगर आप वो मेंशन कर सकते हो आप उसको मेंशन कर लें। कर्व 65 एक क्राइटेरिया, अगर उससे रिलेटेड कोई केस आया तो आपका 65 क्राइटेरिया को अपने केस में डिस्कस कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। देन उसने केस प्रेजेंटेशन स्टार्ट की एंड यू स्टार्ट विद द एज, विद द पेशेंट डिटेल्स। उसके अंदर आप सारा कुछ बताएंगे। 70-year-old वाइट मैन, जस्ट लाइक नॉर्मल हिस्ट्री जो आप उसमें लेते हैं वार्ड्स में। Previously healthy, we used to mention in normal state of health, presented to the emergency department for an abrupt onset of high grade fevers, night sweat and rash of 1 week duration। उसमें आपने क्या किया, आपने पेशेंट जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा था, उसकी जो एज थी, जो जो पेशेंट की रेस थी, वाइट था, ब्लैक था, एशियन था, लैटिन रीजन का था, जिधर का भी था, आपने उस पेशेंट के बारे में डिटेल्स बताई और उसकी इनिशियल प्रेजेंटेशन बता दी।
देन फिर आपने उसका बताया कि आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस की, आप रिव्यू ऑफ द सिस्टम के अंदर हमें ये चीज़ें मिली। फिर आप बाकी जो भी इसके अंदर साइन सिम्टम्स थे आपने वो बताने हैं। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट जो उनसे आपने ट्रीटमेंट किया स्टिल ही वाज नॉट वेल, आप वो मेंशन करेंगे द पेशेंट वाज फिब्राइल विद अ बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या कर रहा है कि स्टेट सेट कर रहा है। पेशेंट आया, पेशेंट की हमने इन्वेस्टिगेशंस करवाई, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन पेशेंट वाज स्टिल फेब्राइल, पेशेंट के अंदर अभी भी चेंजिंग्स नहीं थी आ रही, जो डिज़ायर्ड चेंजिंग्स होनी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए। देन उन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया। वो फिजिकल एग्जामिनेशन से बताएगा कि हमें कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स मिले जो कि यूजुअली ऐसे केसेस में नहीं होते। तो ये क्या कर रहा है कि ये स्टेज बिल्डिंग कर रहा है। इनिशियल आया पेशेंट, पेशेंट ने ये साइन सिम्टम्स शो किए। देन हमने पेशेंट को मूव किया, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। अगर वो आउट पेशेंट में था तो हमने इन पेशेंट में किया, इन पेशेंट में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फिर वो स्टिल रिस्पॉन्ड नहीं था कर रहा। फिर अब वो फर्दर बताएगा कि हमने उसकी कुछ लैब्स ऑर्डर की, हमने उसकी कुछ और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जैसे लेबॉर्ट्री टेस्ट उसने करवाया तो उसके अंदर जी इनको इनको WBC जो काउंट थे वो बहुत ज़्यादा, डेट वाज हिंटिंग टुवर्ड अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन हमने ऑर्डर कर लिए, यूजुअली वो नहीं करते होंगे, लेकिन इसके अगर आपके पास कोई रीज़न हो कि वाई CRP, तो आप उसको मेंशन करेंगे कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न हमें CRP की इंडिकेशन मिल रही थी, वो ऑर्डर CRP अगर आपके केस में हो। इसी तरह ESR आपने ऑर्डर कर लिया। बाकी जो टेस्ट आपने किए अगर आप ये मेंशन कर दें रीनल एंड लीवर फंक्शन टेस्ट पर नॉर्मल, वेल एंड गुड। अगर नहीं करें तो भी कोई इशू नहीं है। फिर बाकी आपने जो भी टेस्टिंग सारी करवाई, इन्हें TTE करवाई, इन्होंने कंप्यूटर टोमोग्राफी करवाई, CT स्कैन करवाया, फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट की। कौन सी एंटीबायोटिक दी आपने मेंशन की। अक्सर आपने डोजेस भी मेंशन करनी होती हैं, अगर आपके पास डोजेस की इंफॉर्मेशन है। 40 mg ट्वाइस अ डे, 40 mg वंस अ डे, IV दिया आपने, ओरल दी है, सबक्यूटेनियस दी है, वट एवर जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूट था वो भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। कितनी दिन तक रखी वो भी सारा कुछ आप बताएंगे। उसके बाद आपके पास क्या चेंजिंग्स आई आप बताएंगे कि पेशेंट उसके बाद भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट था, रिस्पॉन्ड किया या ना किया वो आप सारा कुछ मेंशन करेंगे। ये सारा उसका अपना केस है। और उसके अंदर आप उसने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उन्होंने क्लोनोस्कोपी करवाई तो क्या मिला, CT करवाया तो क्या मिला। अब फिर हर चीज़ की आपके पास एविडेंस नहीं होता, लेकिन आपके पास जितने ज़्यादा एविडेंस होंगे जो आपके केस रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे होंगे वो उतना ज़्यादा आपका पास एडवांटेज होगा। अब इनके पास क्लोनोस्कोपी की इनके पास इमेज होगी या वीडियो होगी, वट एवर इट वाज, उसने उसको अटैच कर दिया। उससे क्या होगा, आपका केस थोड़ा सा और स्ट्रेंथन हो जाएगा। देन वी कम टू द डिस्कशन सेक्शन। तो डिस्कशन सेक्शन पे हम मैं आपको जैसे बता रहा था कि क्या करना है कि केस प्रेजेंटेशन की चीज़ें आपने डिस्कशन में नहीं करनी, डिस्कशन की केस प्रेजेंटेशन में नहीं करनी। तो केस प्रेजेंटेशन का आपको आइडिया हो गया कि उसमें कोई भी आउट आउट ऑफ द केस हमने चीज़ डिस्कस नहीं की। डिस्कशन में हम ये करेंगे कि अब हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम स्वीट सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, हम इस केस के बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, अगर कोई IBD से रिलेटेड है हम उसको डिस्कस करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा जिस पे हम अपने केस को बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर सकते होंगे। प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिटरेचर का हम बेनिफिट उठाएंगे, हम उनके रेफरेंसेस देंगे, हम बताएंगे कि स्वीट सिंड्रोम क्या होता है, इलियोसिकल डिजीज़ क्या हैं, उन सब के साथ साथ अपने केस को जो है वो रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वी मूव टू दी प्रेजेंटेशन। उधर से दोबारा हम स्टेप्स देखते हैं और फिर मैं आपको दोबारा डिस्कशन पे लेके आऊँगा कि इसने डिस्कशन कैसे की हुई थी। तो डिस्कशन में देखें, सबसे पहले एनालाइज एंड इंटरप्रेट द केस इन कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया है। सब सेक्शन बनाएंगे आप, ब्रीफ रिकैप देंगे, लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताएंगे। आपको मैंने बताया कि आपके पास एक पेरेंट स्टडी होनी चाहिए जिसको लेके आप अपना लिटरेचर रिव्यू जो है वो कंडक्ट कर रहे होंगे। मैकेनिज्म एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये पहली चीज़ होगी जिसको आप अपने डिस्कशन के अंदर स्टार्ट करेंगे कि स्वीट सिंड्रोम कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वो इसके साथ रिलेट कर सकता होता है। उसके अंदर आप जो भी आपके पास साइंटिफिक बेसिस उसकी आती होंगी आप सारी एक्सप्लेन करेंगे। देन देर इज़ एन ऑप्शन इन सिंपलर केसेस बट असेंशियल फॉर रेयर कम्प्लेक्स कंडीशन। जब मैं आपको बता रहा था कि हर एक कंडीशन के अंदर मैकेनिज्म या पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती। जस्ट लाइक बायलेटरल मेस्टेक्टमी हुई तो उसके अंदर आपके पास एंजियोसार्कोमा डेवलप हो गया, तो वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। लाइक उसमें फैंटम ब्रेस्ट पेन कॉमन है, उसमें लिम्फेडिमा भी कॉमन है, उसके अंदर हीमाटोमा डेवलप होना कॉमन है। कोई और भी ऐसी कंडीशन जो होगी वो उसके अंदर कॉमन होगी, लेकिन एंजियोसार्कोमा डेवलप होना कॉमन नहीं है।
तो अगर तो कोई कॉमन चीज़ आप डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको मैकेनिज्म या पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एंजियोसार्कोमा जैसे डेवलप हो गया, वो एक रेयर या कम्प्लेक्स कंडीशन थी। अब आप उसके अंदर बताएंगे कि वो क्रोनिक लिम्फेडीमा अगर हो तो पेशेंट जो है वो ससेप्टेबल होता है टुवर्ड एंजियोसार्कोमा, एंड दिस इज़ हाउ द पेशेंट इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम एंजियोसार्कोमा इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल। तो आप उसका मैकेनिज्म या पैथोफिजियोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। देन आपका डायग्नोस्टिक चैलेंजेस अगर हैं, ज़रूरी नहीं कि हर केस में डायग्नोस्टिक चैलेंजेस हों, लेकिन कुछ में डायग्नोस्टिक चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको हम अपना जो केस डिस्कस कर रहे हैं, एनोमलस रीजन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो डायग्नोस्टिक चैलेंज नहीं था। उसकी सिंपल रीज़न थी, जैसे ही आप सीटी एब्डोमेन पेल्विस करवाएंगे, जैसे ही आप कोरोनरी इमेजिंग करवाएंगे, ईसीजी के अंदर ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही आप कोई भी ऐसी इमेजिंग करवाएंगे जिससे आपको वेसल्स का पता चल रहा होगा, आपने परफ्यूजन करवाई तो उसके थ्रू भी आपको पता चल गया, तो डेट्स नॉट गोइंग टू बी अ डायग्नोस्टिक चैलेंज इन आवर केस। अगर हो तो आप उसको डिस्कस करें, अगर ना हो तो आप उसको डिस्कस ना करें। देन मैनेजमेंट डिसीजन, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें कि आप जैसे हम प्रीवियस एक डिस्कस कर रहे थे इस केस प्रेजेंटेशन में, वो बता रहे थे कि हमने उसको आईवी वैंकोमाइसिन स्टार्ट कर दी। वाई आईवी वैंकोमाइसिन, उसकी आप जो आपका डिसीजन था उसको आप डिस्कस करें कि आपने किस तरीके से, क्या आपकी रीज़न थी जिसकी वजह से आपने वैंकोमाइसिन स्टार्ट किया, उसको आप जस्टिफाई करें। पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड कर गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं पेशेंट रिस्पॉन्ड किया तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन डिस्कस करें कि किस तरीके से आपने उस केस को प्रोसीड किया, कैसे आपने उस पेशेंट को स्टेबलाइज किया, अगर वाइटल स्टेबल नहीं थे वहाँ से लेके एंड तक। जैसे हमने अपने केस में बताया कि हमने आईसीडी प्लेसमेंट कर दी है, हमने सर्जिकल करेक्शन की है, तो वो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गए, आप उसको जस्टिफाई भी करेंगे, आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। देन कम्स द एजुकेशनल वैल्यू पार्ट। वही बात कि वाई दिस केस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ आप पहले टाइम से लेके एंड तक टाइम तक सोचते रहे हैं, वो नाउ इज़ द टाइम आप डिस्कशन के अंदर उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करेंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर पोर्शन है, पर्टिकुलर केस है, ये कैसे एजुकेशनल वैल्यू रखती है, इससे क्लिनिशियंस को क्या बेनिफिट होगा, इससे क्लिनिकल प्रैक्टिस जो सी है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही, मेडिकल प्रैक्टिस में कोई चेंजिंग्स आनी है या नहीं आनी। कोई भी अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है, उसको आप डिस्कशन में डिस्कस कर सकते हैं। देन इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ बुलेट पॉइंट इन सम जर्नल्स। जर्नल टू जर्नल वेरी कर रहा होता है, बट जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन कर दें तो हर जर्नल ही उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, अनटिल अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड बाय जर्नल के एजुकेशनल वैल्यू या लर्निंग पॉइंट जो उनसे हैं उनको आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही एक्सप्लेन करें। देन आप अपने आर्टिकल की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। लिमिटेशन की यूजुअली अलहदा हेडिंग्स भी होती हैं, लेकिन आप उसको डिस्कशन में भी, शॉर्ट आर्टिकल्स जितने भी होते हैं उनमें आप कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी हेडिंग्स आप ना बनाएं, क्योंकि वर्ड काउंट कम होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप एक्स्ट्रा हेडिंग्स को अवॉइड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 to 2 वर्ड्स में लिमिटेशंस में एक्सप्लेन कर देंगे कि आप यूँ बता सकते हैं कि एक लिमिटेशन ये हो सकती है कि पेशेंट जोन्स है वो सिर्फ हमने एक अडल्ट एज का पेशेंट देखा, हमें बाकी अडल्ट का नहीं पता। या ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पॉपुलेशन जोन्स है सिर्फ उसके अंदर ये केस हमने डायग्नोज किया, बाकी का हमें नहीं पता। हमने ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी केस जोन सा वेंट्रिकुलर एरिथमिया के साथ आ रहा है वो इस केस के साथ भी प्रेजेंट करेगा, डेट्स अ लिमिटेशन। या कोई भी ऐसी लिमिटेशन जो आपको लगती है कि आपके आर्टिकल के साथ, आपके केस के साथ स्पेसिफिक है, आप उसको डिस्कस कर देंगे। और यूजुअली आप रिकमेंडेशन भी एक आध लाइन में बता देते हैं कि फर्दर नेसेसरी रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड टू डेल्व मोर डीप इनटू दिस केस। फिर जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रिपीटिंग द केस प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बार बार आपने वही नहीं है, 35-year-old मैन इज प्रेजेंटिंग विद वेंट्रिकुलर एरिथमिया, आपने एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया केस प्रेजेंटेशन में, डेट्स इनफ। अब बार बार वही बात एक्सप्लेन नहीं करनी। सेम गोज इन द डिस्कशन। डिस्कशन में आपने इनिशियल 2 लाइन्स में आपने वो चीज़ें बता दी हैं कि आपने किस तरीके से उसको ब्रीफली बताया कि आपका केस कैसे प्रेजेंट किया और क्या सारा कुछ। अब उसको हर सेक्शन में, हर हेडिंग्स में या हर दूसरी तीसरी लाइन के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन ओवर स्टेटिंग द सिग्निफिकेंस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप ऊपर देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा कि एक्स नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द लिटरेचर। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप देखते हैं पबमेड पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं, हमारे माइंड में ये होता है कि हम अगर उसको राइटिंग में लिखेंगे कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर केस, दिस इज़ द ओनली केस दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द लिटरेचर, तो वो शायद उसको नावल बना देगा। बट उससे आपकी जो राइटिंग का पार्ट है वो बोरिंग हो जाता है। उसके अंदर
आप अपने केस को सिग्निफिकेंट बनाने की जगह आप इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते रहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर केस या दिस इज़ द ओनली केस, वो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क फिर आ जाता है। देन आखिरी सेक्शन जो होता है वो कंक्लूजन का होता है। उसमें आपने टोटल जो आपका टोटल आर्टिकल का यू विल से कि जो कंक्लूजन है, जो समरी है, वो आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। 2 to 4 लाइंस जो हैं, यूजुअली 3 to 4 लाइंस के अंदर ही, 4 से ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि ये एक केस रिपोर्ट है, इसमें बहुत कोई एक्स्ट्रा आपके पास फाइंडिंग्स नहीं होती। तो 3 to 4 सेंटेंसेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे वाले केस की आप एग्जांपल लें, दैट दिस केस illustrates that congenital coronary anomalies can present with life-threatening arrhythmia in adulthood। इसको आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने खुद लिखा क्योंकि मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए कि हमारा केस कर क्या रहा है कि कंजेनिटल कोरोनरी एनोमली जो सी हैं वो यूजुअली जो सी हैं इन्फेंसी में होती हैं, तो ये हमारा जो है वो अडल्टहुड में आ रहा है। ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक चीज़ होगी। देन क्या इंपॉर्टेंट है कि अर्ली रिकग्निशन यूजिंग एडवांस्ड इमेजिंग कैन बी लाइफ सेविंग। कि इस केस के अंदर तो हमने डायग्नोज कर लिया, लेकिन अगर किसी और केस के अंदर ये होता और उधर एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ना होता कि एडवांस्ड इमेजिंग है, आपने सीटी करवाना है, आपने एमआरआई करवाना है, और वो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है और अर्ली रिकग्नाइजेशन नहीं हो रही, तो डेट्स गोइंग टू बी नॉट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट and should be considered in young patient with unexplained ventricular arrhythmia। So that's one of the key point कि अगर कोई ventricular arrhythmias का पेशेंट आ जाए तो आपने इस एस्पेक्ट से भी सोचना है कि हो सकता है उसमें कोई कंजेनिटल एनोमली हो जो अभी तक अनडाइग्नोस्ड हो, तो आपने उसके अंदर एडवांस्ड इमेजिंग करवानी है। सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट योर कंक्लूजन। इसमें अब कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी कि 35 ईयर ओल्ड मैन विद द वेंटिकुलर एरिथमिया और उसमें ये प्रॉब्लम आ गई। इसमें हमने टोटल कंक्लूजन बताया कि टोटल टेक अवे क्या है हमारे आर्टिकल के थ्रू, हम बेसिकली अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड क्या करना चाह रहे हैं। देन गाइडलाइंस डोंट इंट्रोड्यूस न्यू डाटा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने पहले डिस्कस नहीं की, जैसे कि आप उसमें बता देते कि शायद इस पेशेंट को पहले भी पेस मेकर हमने इम्प्लांट किया, वो आपने ऊपर नहीं बताया और आप कंक्लूजन के अंदर वो चीज़ ऐड कर देते हैं कि इस पेशेंट के अंदर पेस मेकर है, या यूँ लिख देते हैं अर्ली रिकग्नाइजेशन यूजिंग एडवांस्ड इमेजिंग कैन बी लाइफ सेविंग इन पेशेंट विद ऑलरेडी प्लेस्ड पेस मेकर। अब पेस मेकर की बात हमने ऊपर कोई नहीं की, कि अपने पूरे केस में डिस्कस नहीं की, और आप उसमें पेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि शायद इस पेशेंट में पहले पेसमेकर भी पड़ा था और इन्होंने उसको डिस्कस नहीं किया, और अगर पेशेंट में पेसमेकर नहीं था और उन्होंने डिस्कस नहीं किया तो वाई दे आर पुटिंग दैट वर्ड इन दी कंक्लूजन। तो आपने न्यू डाटा उसमें ऐड नहीं करना। एंड देन री इन्फोर्स द क्लिनिकल मैसेज, वही जैसे आपको बताया कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट और इसके थ्रू जो सी चेंजिंग्स क्या आ रही होती हैं। तो इससे आपका कंक्लूजन पोर्शन जो है वो वाइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट, कोई भी जो आप लिटरेचर सर्च करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, इट कैन बी अ लेटर टू एडिटर, इट कैन बी अ केस रिपोर्ट, इट कैन बी मेटा एनालिसिस, वट एवर इट इज़, उसका एक बहुत मेजर पोर्शन जो होता है वो रेफरेंस होता है। कोई भी आर्टिकल जो है विदाउट रेफरेंस जो है वो जर्नल में नहीं जाता। रेफरेंसेस से क्या होता है कि आप अपना जो पॉइंट है उसको और स्ट्रेंथन करते हैं, आप एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ डेट्स नॉट एज्यूम्ड और डेट्स नॉट अ मेड अप थिंग, उसका ऑलरेडी लिटरेचर में कुछ ना कुछ पढ़ा है और मैं उस पब्लिश्ड आर्टिकल को यूज़ करके रेफरेंस दे के अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, यूजुअली जो केस रिपोर्ट होती हैं या कोई भी लिटरेचर की टाइप हो सकती है, उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो रिसेंट मोस्ट आर्टिकल्स हैं हम उनको यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि 2015 से पहले हो सकता है उस पर्टिकुलर डिजीज़ की जो क्लिनिकल मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी थी वो डिफरेंट थी। 2016 से ऑनवर्ड अब तक वो वैसी डिफरेंट है। तो आप अगर 2012 का आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसमें तो ट्रीटमेंट प्लान ही डिफरेंट था, 15 में या 16 में वो चेंज हुआ, तो उस आर्टिकल को यूज़ करने का बेनिफिट नहीं होगा। तो आप रीसेंट आर्टिकल्स, बल्कि अगर लिटरेचर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो तो लास्ट 5 ईयर्स के ही आर्टिकल्स आप यूज़ करें। देन फॉलो द साइटेशन स्टाइल रिक्वायर्ड। साइटेशन स्टाइल होता है और वो डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और जो यूज्ड है वो वैंकूवर है। वैंकूवर रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। ये साइटेशन जब आप करते हैं तो उसके अंदर आप जब आर्टिकल का लिंक ऐड करते हैं, ये भी मैं आपको करना सिखा देता हूँ एक फ्री वेबसाइट से। वैसे तो मेंडले यूज़ करते हैं या ज़ुटीरो यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उनको यूज़ करने का एक टोटल डिफरेंट सिस्टम है। वो आई गेस 30 मिनट्स टू एन आवर उसके लिए चाहिए कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं उसकी कमांड, लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा
जो उनसे हैं आपको यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ जिसको मैंने या उसको यूज़ नहीं करना था, कि कैसे आप वैंकूवर में रेफरेंसिंग करते हैं। देन साइट आर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस रेफरेंस। तो जितनी भी चीज़ें आपने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2016 में आपको पता चल गया कि एक आर्टिकल एक कंडीशन के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसके रिलेटेड जो भी आपके पास रेफरेंस होगा, जो मोस्ट लेटेस्ट रेफरेंस होगा, आप उसको यूज़ करेंगे। कार्डियोलॉजी के रिलेटेड अगर आपकी कोई हो, जैसे ये हमारा केस है, तो AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो उनसे है वो पब्लिश कर रही होती है, जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी पब्लिश कर रहा होता है। तो कुछ जो वेल इस्टेब्लिश्ड जर्नल्स हैं, आप उनकी गाइडलाइंस को जाके रीड करते हैं, उन्हीं को साइट करते हैं। और जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आपका होता है, उतना ज़्यादा वो आपकी स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। देन कम्स फिगर्स एंड टेबल्स। जैसे आपको उस एग्जांपल में दिखाया, उस ऑथर ने टेबल ऐड किया था। टेबल ऐड करने से क्या होता है कि थोड़ी सी वर्थ और बढ़ जाती है। फिगर्स जो उनसी हैं केस रिपोर्ट में ऑब्वियसली नहीं हो सकती, लेकिन समटाइम्स हो भी सकती हैं, लेकिन फिगर्स बड़ी कम होती हैं। लेकिन जो पेशेंट के पिक्चर्स हैं वो आप यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपके सिटी इमेजेस होती हैं, जैसे उस केस में भी आपको दिखाई थी सिटी इमेजिंग आप यूज़ कर सकते हैं। क्लोनोस्कोपी उस पेशेंट उस केस के अंदर यूज़ हुई थी। अगर आपके पास उस तरह का कोई केस हो, आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास MRI है, आपके पास ECG है, आपके पास कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस है, आप उसकी एक क्लियर पिक्चर लेते हैं। अगर पेशेंट की पिक्चर आप ले रहे होते हैं, जो कि हमारे केस में ज़रूरत नहीं थी पढ़ने, क्योंकि उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो कार्डियोलॉजी रिलेटेड है, तो क्या होता है कि जो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये है कि ग्रीन बैकग्राउंड हो, और फिर उसके बाद पेशेंट की तस्वीर ली हो, और पेशेंट की जो आइज़ हैं उनकी उनको ब्लर किया गया हो, या कोई भी आइडेंटिटी मार्क्स जो उनसे हैं वो पेशेंट के ब्लर करके फिर पिक्चर ली जाए। ये यूजुअली डर्माटोलॉजी का कोई केस हो या कोई मेडिकल का केस हो जिसकी डर्माटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो, उसके अंदर फिर हमें करना पड़ता है कि हमें पेशेंट की पिक्चर लेनी पड़ती है, और उसमें हमें उनकी आइज़ या बाकी भी जो उनके बर्थ मार्क्स वगैरह हैं, कोई ऐसी चीज़ है, हम उसको छुपाना पड़ता है। देन गाइडलाइंस क्या है इसकी? यूज़ क्लियर लेजेंड्स एक्सप्लेनिंग व्हाट शोन। फिगर लेजेंड्स क्या चीज़ें होती हैं कि आप जब फिगर लगाएंगे तो आप उसको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। लाइक आपने अगर ECG यूज़ किया है तो आप नीचे लिखेंगे कि दिस ECG इज़ यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज़, और इस ECG के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। लेट से उसके अंदर टॉल टेंटेड T वेव्स आ गई हैं तो आप उसके अंदर वो बता देंगे। अगर उसके अंदर QT प्रोलोंगेशन आ गई है तो वो आप अपने फिगर लेजेंड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उसका पर्पस ये होता है कि जो बंदा रीड कर रहा हो उसको खुद बैठ के ECG आइडेंटिफाई ना करनी पड़ रही हो। आप पहले ही बता दें कि हमारे केस के अंदर ये चीज़ थी, और ये आपने फिगर लेजेंड के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन ननवाइज ऑल आइडेंटिफायर्स। जैसे आपको बताया, कोई भी रिलेटेड चीज़ पेशेंट की हो उसको आप छुपा दें। ECG में यूज़ करते हुए अक्सर होता है पेशेंट का फुल नेम आ जाता है, पेशेंट की एज आ जाती है, आप उसको जो से आपने उसको छुपा देना होता है। देन इंश्योर परमिशन इज obtained if फिगर्स आर रीयूज्ड। और वही बात, कंसेंट फॉर्म जब आप यूज़ करते होते हैं तो उसमें आपने ये चीज़ मेंशन की होती है कि हमने प्रॉपर परमिशन लिया पेशेंट से, और हम अगर फिगर यूज़ कर रहे हैं तो वो विद परमिशन यूज़ कर रहे हैं। देन पेशेंट कंसेंट। पेशेंट कंसेंट का आपने देखा कि अभी तक राइटिंग पार्ट में कोई काम नहीं था। पेशेंट कंसेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं जर्नल के अंदर। जब आप वो सबमिट करवा रहे होते हैं तब एक एक जगह पे वो रिक्वायर्ड होती है, आपने लाजमी तौर पे वो अपलोड करनी होती है। जब आप अपलोड करते हैं तब वो सबमिट होती है, अदरवाइज़ आपकी पब्लिकेशन जो है वो अनसबमिटेड रहती है। उसके अंदर हर जर्नल का जो है वो अपना स्टाइल होता है। कुछ जर्नल जो हैं वो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आप उसको फिल कर देते हैं। कुछ जो हैं वो ओपन होते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई भी रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपके पास है, आप उसका एविडेंस हमें प्रोवाइड कर दें। उसके अंदर वो एक स्टैंडर्ड लेटर यूज़ करते हैं विच यूजली स्टेट्स द रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाज obtained फ्रॉम द पेशेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ दिस केस रिपोर्ट एंड accompanying इमेजेस। गाइडलाइंस क्या हैं कि मैंडेटरी इन ऑलमोस्ट एवरी जर्नल। जर्नल टू जर्नल वेरी कर रहा होता है, लेकिन मैंने आज तक कोई जर्नल नहीं देखा जो पेशेंट कंसेंट स्टेटमेंट ना मांगता हो, हर एक मांगता है। देन इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट और अपलोड सेपरेटली। तो इसकी अलहदा से ही सबमिशन होती है। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर विले के कुछ जर्नल जोन से हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर मांग लेते हैं, लेकिन यूजुअली जोन सा ये आपने सेपरेटली ही प्रोवाइड करना होता है। बट अगेन इसका आपके राइटिंग पार्ट से कोई काम नहीं। ना एब्स्ट्रैक्ट में आपने कुछ ये मेंशन किया है, ना अपने इंट्रोडक्शन में, ना केस प्रेजेंटेशन में, ना डिस्कशन में, ना कंक्लूजन में। देन ऑप्शनल लर्निंग पॉइंट। वो जो केस मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली निकाला हुआ था उसका पर्पज़ यही था कि उसमें लर्निंग पॉइंट्स थे।
और ये बहुत कम जर्नल्स में, लाइक 20 to 30% जर्नल्स जोन से हैं जो केस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वो लर्निंग पॉइंट्स डिमांड कर लेते होते हैं। लर्निंग पॉइंट्स अगेन यू कैन से कि वो सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन टाइप ही होता है, लेकिन कंक्लूजन को आप सिंपल 2-3 लाइंस में लिख रहे हैं, इसको आप बुलेट पॉइंट्स में बना दे तो वही आपका लर्निंग पॉइंट्स बन जाते होते हैं। देन फाइनल नोट्स, डेट्स चेकलिस्ट बिफोर सबमिशन। तो सबसे पहले आप देखें वही कि टाइटल जो है वो हाईलाइट कर रहा है आपका डायग्नोसिस एंड यूनिकनेस को नहीं। जैसे मैंने आपको अपनी टाइटल की एग्जांपल दी, उसके अंदर आपकी हर वो चीज़ जो आप केस में डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस्ड है। देन इज पेशेंट कंसेंट ऑब्टेन्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबमिट करने लगे हैं, तो अब आपके पास अगर यही नहीं है तो आपका जो पेपर है वो डिले होगा, वो सबमिट नहीं होगा। तो वो जैसे ही आप केस पकड़ें साथ ही पेशेंट से कंसेंट ले लें। देन डज द डिस्कशन कंटेक्चुअलाइज योर केस इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, वही कि डिस्कशन को आपने सारे जितने भी आपके करंट रेफरेंसेस हैं आपने उनके थ्रू स्ट्रेंथन करना है। 10 रेफरेंसेस हो सकते हैं, 15 रेफरेंसेस हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आपने उस पेपर को अच्छे तरीके से रेफरेंसेस प्रोवाइड किए होंगे वो उतना ज़्यादा जोन सा है पेपर जोन सा है वो आपका स्ट्रेंथन हुआ होगा। देन आर फिगर्स हाई क्वालिटी एंड अनोनिमाइज्ड। अनोनिमाइज्ड आपको बताया कि उसमें कोई डिटेल्स नहीं पेशेंट की होनी चाहिए। एंड हाई क्वालिटी मीन कि वो रीडेबल हो। अगर आप ईसीजी अपलोड कर रहे हैं और ईसीजी अपलोड होने के बाद वो अगर रीडेबल ही नहीं है तो वो उसका बेनिफिट नहीं है। देन आर रेफरेंसेस फॉर्मेटेड पर जनरल डिस्कशन इंस्ट्रक्शंस, कि अगर एक जर्नल डिमांड करता है कि आपके रेफरेंसेस हों एपीए में और आपने वैंकूवर में करके भेज दिए, तो जर्नल क्या करेगा जब आपका आर्टिकल सबमिट हो जाएगा वो आपके पास सेंड बैक टू ऑथर एक चीज़ होती है, वो सेंड बैक टू ऑथर आपके पास करेगा। विच मीन्स क्या, अब आपको अपने आर्टिकल दोबारा उसके स्टाइल में रेफरेंसिंग करके भेजनी पड़ेगी। उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ ये इशू होता है कि आपका जो आर्टिकल होता है वो अनड्यू डिले होता रहता है। तो जैसे ही आप आर्टिकल सबमिट करने लगे आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस आर्टिकल को जर्नल को टारगेट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी केस रिपोर्ट की। देन डिड यू फॉलो ऑल जर्नल स्पेसिफिक ऑथर गाइडलाइंस, ये सबमिटिंग ऑथर का काम होता है, वो मेक श्योर कर रहा होता है कि आपने सारी चीज़ें फॉलो की हुई हैं, आपने जो ऑथरशिप पोजीशन दी हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस दी हुई हैं, आपने उसके अंदर जो जो चीज़ें कवर लेटर चाहिए कवर लेटर असाइन किया या नहीं किया। उसका अगेन आपके राइटिंग पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने जो अभी तक सारा कुछ डिस्कस किया वो राइटिंग पार्ट है। सबमिशन इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, उसका एक अलग चीज़ होती है, बट यू हैव टू चेक बिफोर सबमिशन। So far this was all the writing part of the discussion. Now I will share that example. तो ये डिस्कशन थी जिसके हम आपको बता रहे थे स्टार्ट के अंदर 1 to 2-3 लाइंस के अंदर उसने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। एंड अब वो क्या कर रहा है कि अब इसको वो यूज़ कर रहा है सारे रेफरेंसेस को 4, 5, 7 ये आप सारा जो देख रहे हैं ये रेफरेंसेस उसने यूज़ किए हुए हैं, जिसमें वो स्वीट सिंड्रोम को एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या होता है क्या नहीं होता, ये ऑलरेडी लिटरेचर में एक्सप्लेन है, तो वो उसके रेफरेंसेस को यूज़ करेगा। देन सारे अपने केस को सारी बातें वो बताएगा। अगर कोई क्राइटेरिया जैसे आपको बताया है, जैसे इसके अंदर उसने 2 माइनर क्राइटेरिया और 2 मेजर क्राइटेरिया वो बता रहा कि मीट हुए हैं, तो उसने पहले ही इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको वो टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि उसने क्या किया है कि केस को वो सब्जेक्टिवली डिस्कस नहीं कर रहा, वो उसको जो भी आपकी केस की फाइंडिंग्स हैं उसको लिटरेचर के साथ किसी तरीके से लिंक कर रहा है कि अगर मेरे केस के अंदर ये चीज़ आई तो ऑलरेडी लिटरेचर ये बता रहा है, और उस लिटरेचर के जिस आर्टिकल में उसने वो चीज़ देखी उसको उसने साइट कर दिया। इसे साइटेशन कहते हैं, रेफरेंसिंग उसने कर दी है। और इसी तरह उसने सारी डिस्कशन को मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी है। आपने मेडिकल अगर मैनेजमेंट लिखी तो आपने उसको भी एलेबोरेट किया कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को अगर आपको कोई रेफरेंस मिलता है आप उस गाइडलाइंस को मेंशन कर देते हैं। फिर उसने इन समरी सारा कुछ बताया हुआ है इसका। और फिर ये देखिएगा कि उसने इधर लिखा हाउएवर इन दिस आर्टिकल सीडी सर्फेस क्यूटेनियसली एज CSS। अब क्या है कि लिमिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही बताएं कि आपका केस के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम था, कोई जियोग्राफिकल इशू था या ब्लैक पीपल था या ब्लैक रेस के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन है कि आप उसको जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। लाइक अगर आप एस्पिरिन को यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, हार्ट आपकी MI के अगर चेस्ट पेन है तो आप एस्पिरिन को यूज़ करते हैं,
लेकिन अगर आप उसको ब्लैक पॉपुलेशन में नहीं यूज़ कर सकते फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, तो आप उसको लिमिटेशन में मेंशन करते होते हैं कि ये ब्लैक पॉपुलेशन के अंदर लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर ड्रग की, कि आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो इसी तरह आपका जो लास्ट पैराग्राफ होता है डिस्कशन का, उसके अंदर आप लिमिटेशन डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो जनरल पॉपुलेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते, या ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो उनसे वो इस आर्टिकल की लिमिटेशन है। देन फोर्थ हेडिंग, जैसे फर्स्ट हेडिंग आपकी थी इंट्रोडक्शन, देन केस प्रेजेंटेशन, थर्ड हेडिंग आपकी डिस्कशन है, और फोर्थ हेडिंग जो उनसे वो आपकी कंक्लूजन है। कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको एग्जांपल अपने की भी दी थी, इन्होंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि इनका इंट्रोडक्शन अराउंड 400 वर्ड्स है, इनकी डिस्कशन अराउंड 700 वर्ड्स हैं। सो डैट मेक सेंस कि आपका कंक्लूजन जो है वो 5 to 6 लाइन्स पे भी चला जाएगा। देन आपके पास कंसेंट है, रिटन साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट प्रायर टू राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। ये आप कंसेंट फॉर्म सबमिट करवाते हैं, एंड देन जर्नल जोन्स है इन दी एंड ये लिख देता है, ताकि कोई भी बंदा इसको चैलेंज ना कर सकता हो, क्योंकि आपने ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई एविडेंस उनको प्रोवाइड किया होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फंडिंग डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो सबमिशन का काम है। देन दिस इज रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस। और इसके अंदर आप देखें कि इस आर्टिकल को आप पबमेड पे अगर जाके सर्च करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो पबमेड पे ओपन हो जाएगा। ये इसकी रेफरेंसिंग है, और ये मोस्ट लाइकली वैंकूवर के अंदर ही इन्होंने रेफरेंसिंग की हुई है। तो दिस इज़ हाउ वी वाइंड अप द केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट के बारे में यही था सारा कुछ। स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट तक मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई डाउट है कि इसके अंदर कोई स्टेप जो है उसको समझ नहीं आ रही, ही इज़ ओपन टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ये डॉक्टर अबू बकर, ये बताइएगा कि इनको समझा दें कि लिटरेचर सर्च किस तरह करते हैं। श्योर। इसको आप जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव करना चाहेंगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप सबसे पहले गूगल पे जाएं, पबमेड पे जाएं। ये आपके पास पबमेड सर्च इंजन निकला है। अब इधर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि आपने लेट से एक रिसर्च करनी है वीकेंड कैचअप स्लीप पे। इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, सिंपल आप इसको सर्च करेंगे। अब आपके पास क्या हुआ कि ये आर्टिकल्स निकल आए सारे। वीकेंड कैचअप स्लीप आपने टाइप किया पबमेड सर्च इंजन पे, अब आपके पास ये आर्टिकल्स निकला है। अब आपके पास फिल्टर्स हैं सारे। इसमें आपके पास पब्लिकेशन डेट का फिल्टर है, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, कस्टम रेंज। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो तो आपने कोशिश करनी है उसको कम से कम टाइम में रखना है। लाइक आई गॉट 258 रिजल्ट्स, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये जो सा लिटरेचर के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो अब मैं इसको 1 ईयर पे रखूँगा कि मेरे पास सिर्फ रिसेंट मोस्ट आर्टिकल आए। आई स्टिल गॉट 51 रिजल्ट्स। 51 रिजल्ट्स का मतलब है, अब इधर से आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि अगर आपने वीकेंड कैचअप स्लीप पे कोई आर्टिकल स्टार्ट करना है तो आपने बहुत स्पेसिफिक चीज़ को जाके टारगेट करना है। क्योंकि वीकेंड कैचअप स्लीप, अब आप देखें उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ इन्होंने किसी तरीके से लिंक की। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ आपने करना है, तो आपके पास ऑलरेडी 1 साल के अंदर ही पेपर पेशे पब्लिश है, कोई गैप नहीं आ रहा। फिर आपने अगर उसको किसी डिप्रेशन के साथ करना है, डिप्रेशन के ऊपर एक और चीज़ आ गई है। फिर इसी तरह आपने उसको सीकेडी के साथ किया, आपके पास सीकेडी के भी अपनी सारी लिटरेचर आ गया है। फिर आपके पास और क्या फ़िल्टर हो सकता है कि आपने 1 साल के अंदर भी आर्टिकल निकाल लिया। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया कंक्लूजन होता है ना। आपको चाहिए फ्री फुल टेक्स्ट। एक फ़िल्टर आपने ये लगा लिया, आपके पास स्टिल 23 रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको किस तरीके की स्टडी चाहिए, आपको रिव्यूज़ चाहिए, आपने रिव्यूज़ का फ़िल्टर लगा लिया। अब आपके पास 3 रिजल्ट्स आ गए हैं। आपके पास और भी इसके एडिशनल फ़िल्टर अगर आपने अप्लाई करने हैं, आप इधर जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे कि आपने किस तरीके के, कोई पर्टिकुलर एज है जिसको आपने टारगेट करना है, आपका वो आर्टिकल मेडलाइन पे हो ना हो। प्री प्रिंट्स होते हैं कि एक आर्टिकल अभी पब्लिश नहीं हुआ। कुछ जर्नल्स में क्या चीज़ होती है कि आपने आर्टिकल सबमिट करवाते हैं, साथ ही वो प्री प्रिंट आ जाता है। लाइक वो एक्सेप्टेड नहीं होता, लेकिन वो प्री प्रिंट होता है, उसकी एक ऑनलाइन कॉपी सबके पास अवेलेबल हो जाती है। तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपने अगर मेडलाइंस के आर्टिकल इंक्लूड करने हैं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पबमेड के ऊपर आप जाके किसी भी तरीके से जाके अगर आपने आर्टिकल को सर्च करना चाहते हो, आप सर्च कर सकते होते हैं। अगर आपने सारे फ़िल्टर रिमूव करने हैं,
आप क्लियर आल करें, आप दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप अपने आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। आपने रिलेटेड जो भी चीज़ आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड आप चीज़ सर्च करना चाहें तो कर लें। दूसरी चीज़ आपके पास होता है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर के ऊपर आपके पास हर जो रिसर्चर होता है उसकी आईडी होती है। उसके ऊपर आप कोई आर्टिकल सर्च करना चाह रहे होते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्चर के जाके जर्नल आर्टिकल्स देखना चाह रहे हों वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर अगर आप डॉक्टर आतिफ को देखना चाहते हैं, मेरी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, लेट्स से you will just type Abu Bakr Nazir, you will search there and you will find all these articles। ये मेरे सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। यू विल गो देयर, आप इधर इंडिविजुअली आप एक आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, आपको उस पे जाके मेरा आर्टिकल ये मिल गया। उस ये आपके पास फुल टेक्स्ट अवेलेबल होगा, इधर से आप जाके बड़े इजीली इसको रीड कर सकते होंगे। तो ज़्यादातर जो हैं वो जो स्टडीज़ जो ज़्यादा रिकग्नाइज्ड होती हैं वो पबमेड पे ही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको पबमेड पे नहीं मिल रहे होते, तो वो फिर आप गूगल स्कॉलर से जाके चेक कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स जो से होते हैं वो पबमेड इंडेक्स्ड होते ही नहीं है। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो उस तरफ मूव ही नहीं करते। तो उस केस के अंदर फिर आप जाके गूगल स्कॉलर को यूज़ कर लेते हैं। तो ये पबमेड सर्च स्ट्रेटेजी है या गूगल स्कॉलर है। इसके फिर आगे और एडवांस आप इसको करना चाहें तो आप फिर वो सर्च स्ट्रिंग्स करते हैं, मैश टर्म्स डिज़ाइन करते हैं। लाइक एक स्टडी है, मेटा एनालिसिस आप कर रहे हैं लेट्स से SGLT2 इनहिबिटर्स के ऊपर विद देयर रोल इन हार्ट फेलियर पेशेंट। तो आप एक मैश टर्म जो है वो SGLT2 बना लेंगे, आप एक हार्ट फेलियर की बना लेंगे। तो आप मल्टीपल टर्म्स को एक दफ़ा यूज़ करके अपना जो आर्टिकल है वो सर्च कर सकते होंगे। राइट डॉक्टर आतिफ? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, ताकि जो है वो ये डॉक्टर। अभी अभी जस्ट केस रिपोर्ट तक है। इसके बाद अभी लेटर टू एडिटर, वो थोड़ी समरी है, वो इतना ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पहले ही केस रिपोर्ट में उससे लिंक कर दी होंगी। तो अभी तक आपको केस रिपोर्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। सेकेंडली आपको एक टिप ये देनी है कि केस रिपोर्ट्स आपको मेडिसिन के हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो सबसे ज़्यादा यूनिक केसेस जाते हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने देखे हैं। क्योंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके कार्डियोलॉजी के बंदे भी जा रहे हैं, आपके ऑन्कोलॉजी के भी जा रहे हैं, आपके सारे स्पेशलिटी के लोग रेडियोलॉजी में जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारा मेयो हॉस्पिटल है। तो मेयो हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको ऑलमोस्ट हर तरह की केस रिपोर्ट मिल जाती है। दूसरी आर्थो के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं कि उसमें अगर किसी ने को ऑपरेट किया है, उसने अगर क्लोज रिडक्शन किया, ड्यूरिंग क्लोज रिडक्शन उन्होंने कोई नई चीज़ देख ली है। तो आर्थो के अंदर और रेडियोलॉजी के अंदर ये एक सॉर्ट ऑफ टिप ही समझें इसको, कि इन दोनों डिपार्टमेंट में से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि उसने केस रिपोर्ट कहाँ से ढूंढनी है, कि वो अब नॉवल केस रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, तो वो आपको रेडियोलॉजी से तो लाजमी मिल जाएगी। अच्छा, ये अभी एक जवाद अहमद पूछ रहे हैं, हाउ मैनी ऑथर्स आर अलाउड टू डू केस रिपोर्ट्स इन टोटल। सो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो है ना, मैंने जो केस रिपोर्ट पब्लिश किया है उसमें 7 रिपोर्ट ऑथर्स है मैक्सिमम। लेकिन ये जर्नल टू जर्नल स्पेसिफिक होता है। कुछ जर्नल जो से हैं वो आपको कहेंगे मैक्सिमम 5 है, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, इसकी कोई लोअर लिमिट भी नहीं है। ये जर्नल टू जर्नल स्पेसिफिक होता है। देन कैन अ फार्मासिस्ट ड्राफ्ट अ केस रिपोर्ट? डेफिनेटली यू कैन ड्राफ्ट अ केस रिपोर्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक केस है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपका रोल था और आपने देखा कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर खास मेडिकली आपने उसको मैनेज किया, आप उसको ज़रूर केस रिपोर्ट के तौर पे पब्लिश कर सकते हैं। सो यस, सो डस्ट जर्नल शुड बी सिलेक्टेड बिफोर केस स्टडी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने जिस जर्नल का आपको रेफरेंस दे रहा था, इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है, लाइक रफली अराउंड 50-60%। डैट मीन्स कि अगर आप 2 केस रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं, एक केस रिपोर्ट उसमें से एक्सेप्ट हो जाएगी।
तो एक जो बिगनर जो सबसे बड़ा मसला कर रहा होता है वो ये होता है कि एम्स के मैंने डायरेक्ट सबसे हाई लेवल की स्टडी पब्लिश करनी है और डायरेक्ट मैंने सबसे बड़े जर्नल के अंदर पब्लिश करना है। बट आई बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले आपके सीवी के अंदर कोई चीज़ मेंशन्ड हो, लाइक अगर आप में से कोई ऑथर मुझे रीच आउट करता है कि आई नीड अ प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली आई विल आस्क व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर एक्सपर्टीज। तो अगर आप उसको कहते हैं यस आई नो हाउ टू पब्लिश अ केस रिपोर्ट बिकॉज आई अटेंडेड अ वेबिनार, सो दैट्स नॉट गोइंग टू इंक्लूड यू इन अ टीम। आपको उसको कोई प्रैक्टिकल एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे जर्नल्स जो से हैं, मैं इस कैंट पे ग्रुप के अंदर कुछ जर्नल्स को शेयर भी कर दूंगा। कुछ 7-8 जर्नल्स हैं जिनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है, तो आप उनको ज़रूर कंसीडर कर लें। और ये एक हमेशा ये अच्छा सीजन रिसर्चर है, सबसे पहले अपना जो जर्नल होता है उसको डिसाइड करता है अपने टॉपिक के साथ रिलेट करके, और बड़ी हाई एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं वो रख लेता कि मेरा केस इतना ज़्यादा नॉवल है कि वो कोई वन ऑफ द बेस्ट जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ वी विल डू द रेफरेंसिंग थ्रू मेंडले। तो मेंडले एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उसको मतलब 5, 10, 20 मिनट्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लाइक वो एक प्रॉपर एक तरीका है, जस्ट लाइक अडोब या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसके लिए आपको बड़े प्रॉपर तरीके से जो सा है वो मेंडले को यूज़ करना होता है। बट मैं आपके पास एक शॉर्टकट शेयर कर देता हूँ कि अगर किसी ने अभी कोई कुछ यूज़ करना होगा और उसके पास वो नहीं होगा, मेंडले की एक्सेस नहीं होगी या उसको यूज़ नहीं करना आता होगा, तो ही कैन जस्ट गो टू बिब गुरु। दैट्स वन ऑफ द फ्री एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज फॉर योर citation. You can go here and you can just search an article, like you can search, you can just use this article of mine. आपने इसका ये लिंक जो है इसको कॉपी करना है, जस्ट कॉपी इट हियर। आपने इधर इसका यूआरएल पेस्ट करना है एंड देन आपके पास ये ऐड करने का ऑप्शन आ गया। बट आपको बताना है कि ये स्टाइल जो है एपीए है, इट्स नॉट वैंकूवर। अगर आपने कोई स्टाइल चेंज करना है एंड आप जाएंगे मोर साइटेशन स्टाइल पे, यू विल जस्ट सर्च वैंकूवर एंड यू गॉट द एल्सवियर वैंकूवर। ये आपका साइटेशन स्टाइल हो गया। नाउ प्लेस द यूआरएल, देयर यू गो। तो ये आपकी साइटेशन जो सी है ये आ गई है। ये वैंकूवर स्टाइल के अंदर साइटेशन है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, ना आपको मैनुअली यूज़ करना पड़ा है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जिनके 10, 12, 15 पेपर भी पब्लिश होते हैं वो भी अक्सर मैनुअली यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन रेफरेंसिंग तो उन्होंने भी करनी है, आप सब ने भी करनी है। तो दिस इज़ अ शॉर्टकट। आप बिबगुरु पे जाएं, सिंपल, आप उसमें से आर्टिकल का लिंक निकालें, इधर आए, जो भी आपको आपका सीनियर ऑथर या लीड ऑथर आपको बताता है कि आपको कौन सा स्टाइल रखना है, लाइक इट कुड बी अ वैंकूवर, इट कुड बी अ एपीए, हार्वर्ड स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपने चूज़ करना है आप चूज़ करें, पेस्ट करें एंड देन यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन सी साइटेशन कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, और आप जाके उसको पर्टिकुलर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है फिर हम एक मिनट एक मिनट। और क्या डॉक्टर अबू बकर, यस ये प्लीज। इसको आज ही मुकम्मल करना चाहेंगे आप लेटर टू एडिटर को, या आप दैट्स वेरी सिंपल। वो बड़ा इजी है, और वो बस उसको इनको थोड़ा सा, क्योंकि डिस्कशन सेक्शन और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने इनको बताई हैं, इंट्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड द केस रिपोर्ट अबव ऑल दिस सेक्शंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें मुझे एलेबोरेट करनी थी। बाकी चीज़ें जो सी हैं वो सिंपल हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। जी डॉक्टर वफा, मैंने आपको आप दिए आपको अनम्यूट किया था, फिर आपने बात नहीं की। मैं करता हूँ दोबारा, आप जो यू पूछना कैन टाइप द चाहते मैसेज। हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम।
सर एक्चुअली माय नेम इज वफा एंड आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद सर। बेसिकली मैंने ये डिस्कस करना था कि लास्ट टाइम हमारे पास केस आया था मेडिसिन में। वो पेशेंट थी, वो प्रेजेंट थी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ गायनी डिपार्टमेंट में। और राइट। उनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी। उन्होंने गायनी वालों ने वर्कअप किया उनका, लेकिन एज सच कोई इमेजिंग पे फाइब्रॉइड यूट्रस और इस तरह से कोई चीज उनको मिली नहीं है। उन्होंने सिर्फ उनको ट्राइन एग्जामिक एसिड पे रखा, उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल करके, और उनको घर भेज दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर दोबारा पेशेंट प्रेजेंट की थी विद फटीग, डिजीजनेस और इस तरह के सिम्टम्स थे उनको। तो वो फिर गायनी वालों ने मेडिसिन को रेफर किया केस। तो वो जब इधर आई तो उनका फॉलो हुआ, सारा वर्कअप हुआ, तो वो पता चला कि उनको हाइपोथायरॉइडिज्म है। और सेकंड ऑटो इम्यून डिजीज को जो बाद में जो है वो डायग्नोज हुई थी, वो फिर सीलिएक डिजीज। तो क्या हम इस पे केस रिपोर्ट राइट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर केस रिपोर्ट पब्लिश हो सकती है। उसकी दो तीन रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ते आईडीए इज़ अ वेरी प्रिवेलेंट कंडीशन पर्टिकुलरली इन वुमेन एंड पर्टिकुलरली इन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। तो आईडीए को आप अगर हाइपोथायराइडिज्म के साथ भी अगर लिंक करते हैं किसी तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका केस नॉवल नहीं है, जैसे कि आईडीए आपका केस नॉवल नहीं है, अब आप उसको नॉवल बनाने के मैंने आपको कुछ ऊपर टिप्स बताए थे 5-6 कि आप क्या करते हैं कि आप किसी किसी कंडीशन के साथ उसको रिलेट करते हैं। आप कोई डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऐसी बताते हैं या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी बताते हैं जिसके थ्रू जो उनसे वो केस यूनिक बन सकता हो। अब दूसरी कंडीशन आपके पास है हाइपोथायराइडिज्म। दैट्स अनदर वेरी प्रिवेलेंट कंडीशन इन वुमेन। आप मेडिकल वार्ड में अगर रोटेट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हर दूसरी तीसरी औरत को हाइपोथायराइडिज्म का इशू होगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आईडीए का पेशेंट हो या हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट हो, एंड यू गॉट टू नो कि पेशेंट के अंदर किडनी के अंदर कोई डिफॉर्मिटी ऐसी है, लाइक वो उस स्टार्ट से ही एक किडनी पे थी, या उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया, उसका हार्ट जो है वो राइट साइडेड है, या उसको कुछ ऐसे कंकोमिटेंट इन्फेक्शंस हैं जो वो स्टार्ट से हो रहे हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके साथ यूटीआई रहता है, या कोई और ऐसी कंडीशन जिसके साथ वो थोड़ा स्पेसिफिक हो, तो देन देयर इज़ अ चांस। लेकिन जस्ट आईडीए या जस्ट आईडीए विद हाइपोथायराइडिज्म, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक इट अ यूनिक केस ऑनेस्टली। ये डॉक्टर बीनेश आप। अस्सलाम वालेकुम। बस नाउ। अच्छा सर, आई एम डॉक्टर विनीश और मैं भी इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली एक पीडियाट्रिक पेशेंट को डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये श्योर। अ, ठीक है। पेशेंट जो है वो हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शंस के साथ आता रहा। अच्छा, अब इसमें जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि काफ़ी उसके विजिट्स ओपीडीज में है, और राइट। काफ़ी उसके विजिट जो है वो एक एडमिशन भी है, जिसमें वो उसको हमने आईसीयू में भी हमें रखना पड़ा। हर राइट। बार उसके हम सीबीसी करवा रहे हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवा रहे हैं, कभी कोई ऑर्गेनिज्म कल्चर में निकल रहा है, कभी कोई ऑर्गेनिज्म निकल रहा है। ठीक। नाउ इन सबको एक जगह इकट्ठा करना, जब हम हिस्ट्री उसकी करने लगते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, राइट। क्योंकि रिकरेंट दफा आ रहा है, हर बार नए स्टेप्स हो रहे हैं, हर बार कोई नया ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, राइट। एंटीबायोटिक चेंज हो रही है। सो राइट। ऐसे केसेस जो मुसलसल ओपीडी और आईपीडीज में हमारे पास आ रहे हैं, उनको इस तरह से एक जगह कंपाइल करना जो है वो बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। राइट। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ ये थी, क्योंकि पेशेंट जो है क्लिनिकली बाज़ औक़ात वो एक ख़ास डिजीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे जिस पेशेंट की मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, और इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के साथ है, जिसमें ब्रूटन से गैमा ग्लोबिनीमिया। गुड। लेकिन जब हमने उसकी लैब्स करवाई, तो ब्रूटन्स के पूरा जो मतलब यूँ समझें कि क्राइटेरिया था, वो उसको फुली वो नहीं कर रहा था। राइट। क्लिनिकली बिल्कुल इतना एक्ट कर रहा है, लेकिन लैब्स उसको बिल्कुल उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही, या पार्शल सपोर्ट कर रही हैं। राइट। अगेन, अभी इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? जो जहाँ तक केस रिपोर्ट की बात है, वहाँ पे ये कि आप तब तक केस रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते जब तक एक केस आपके पास आया, आपने उसको मैनेज किया, एंड देन आपने उस पेशेंट को ट्रीट किया, और उसके बाद आपने, अब आपका जो पहला केस आप जैसे आप बता रही थी कि वो रिकरेंट इन्फेक्शंस के साथ आ रहा है, तो वो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ तो आ रहा है, लेकिन आपने कोई प्रॉपर उसका डायग्नोसिस नहीं बनाया। अब आप अगर जैसे ब्रूटॉन ए गैमा ग्लोबिनीमिया की भी बात करें, तो डेट्स अ वेरी वेल नोन कंडीशन। उसके ऊपर इतना ज़्यादा लिटरेचर है कि आप अगर लाइक लेट से अभी आप पबमेड पे सर्च करेंगे तो आई डोंट नो आपको 300-400-500 प्लस जो उनसे हैं केसेस मिल जाएंगे। आप क्या कर सकती हैं, अगर आप करना चाहें तो ब्रूटॉनिक गामा ग्लोबुलिनीमिया के साथ देखें उस पेशेंट में कोई और कंजेनिटल इशू तो नहीं है,
बोन मैरो सप्रेशन का केस तो नहीं है, या उसको कोई किडनी का इशू, आइज़ का इशू, ब्रेन का इशू, कोई सीरियस एक्टिविटी हो, या कोई कार्डिक इशू, कुछ इस तरह की चीज़ के साथ जब आप रिलेट करेंगे, देन देयर इज़ अ चांस कि वो एक अच्छा केस रिपोर्ट बन जाए। एक अच्छा केस रिपोर्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको जिसकी मैंने एग्जांपल भी ली थी, कि एक वो कंजेनिटल कंडीशन है, वो आपने अगर कंजेनिटल कंडीशन को इन्फेंसी में नहीं पिक की तो वो बच्चे की डेथ हो जाएगी विद इन 4-5 ईयर्स। हमारा केस 35 ईयर्स तक चला गया, यानी कंजेनिटल कंडीशन जो उनसी है वो नहीं भी पकड़ी गई तो 35 पे चला गया। देन वो वीटेक के साथ आ रहा है, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया के साथ वो आ रहा है, वो उस कंडीशन के साथ अभी भी नहीं आ रहा जिस कंडीशन के थ्रू उसकी डेथ हो सकती थी। डेट्स गोइंग टू मेक इट अ यूनिक केस। आपका जो केस है ब्रूटॉन है गैमा ग्लोबुलिनीमिया की बात आप जो कर रहे हैं, वो प्रिवेलेंट कंडीशन, आई एम नॉट सेइंग कि वो हर दूसरे तीसरे पेशेंट में है, लेकिन वो वेल नोन है, उसके ऊपर बड़ा इस्टेब्लिश्ड वर्क हुआ हुआ है, लिटरेचर सर्च हुई हुई है। केस रिपोर्ट हम यूजुअली उन चीज़ों पे करते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश नहीं है, ऑलरेडी वेल नोन नहीं है, उनके प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो आप उस तरह के केस को पिक करेंगे तो वो एक अच्छा चांस होगा। लिखने को आप इस पे भी लिखेंगे, लेकिन अगेन वो जैसे मैंने आपको बताया था, लिख लिया जाता है लेकिन वो पब्लिश नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि नोवेलिटी नहीं होती उसमें। जी जी डॉक्टर अबू बकर ने बहुत अच्छा बताया कि हर आपके नज़दीक जो केसेस आप देखते हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन या हमें हमारे वो पाकिस्तान में केस हम समझते हैं कि ये न्यू केसेस हैं हमारे लिए, लेकिन वो वर्ल्ड में बहुत कॉमन होते हैं। लाइक मैं इधर जब यूएस से आया तो यूएस में वो बहुत से केसेस बहुत कॉमन थे, लेकिन पाकिस्तान में वो हमारे लिए बहुत मुश्किल, उनको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल था, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल था। तो जब भी आप कोई केस देखते हैं उसके बाद पबमेड पे आप अगर समझते हैं कि ये केस आपका नॉवल केस है, तो उसके बाद से आपने पबमेड पे जाके सर्च करना होता है कि ये इस पे पहले स्टडी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। हो सकता है कि आपके नज़दीक वो तो नॉवल केस है, लेकिन जब आप पबमेड पे गए तो आपको पता चले इस पे तो बहुत लिटरेचर है। एग्जैक्टली। तो तो इसलिए जो है ये जो आपका टॉपिक है, अ, अ, आपने ये देखना होता है कि जो आपका केस है, जो आपने केस वो डिजीज तो पहले ही होगी, ठीक है, केस तो वो पहले है, आपने देखना है उसकी प्रेजेंटेशन जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है उससे वो यूनिक किस तरह है। और जो आप न्यू इंफॉर्मेशन ला रहे हैं या जो आप बताना चाह रहे हैं कि इसकी ये यूनिक प्रेजेंटेशन है जो कि टिपिकल से डिफरेंट है, जो आपने डिस्कवर की है, उससे क्या क्लिनिकल वैल्यू ऐड होगी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, जो कि नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने एक यूनिक चीज जो आपने देखी है जो आप समझते हैं कि ये पहले से नहीं है, और आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई इसको इसकी ये प्रेजेंटेशन भी हो सकती है इस केस की। तो उससे एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या वाकई कोई चेंज आएगा, और क्या जो वर्ड है उसको आपकी जो आप बताना चाह रहे हैं उसको कोई फायदा होगा। अगर तो ये है सब कुछ, तो फिर आपका वो केस रिपोर्ट पब्लिश भी होगा और उसमें उसका बेनिफिट होगा। और अगर वो जो नॉलेज है वो सिर्फ आपकी हद तक, तो एक इंफॉर्मेशन आपको तो दे रहा है, आपके लिए वो न्यू है लेकिन वर्ल्ड उसे बहुत जानती है, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा। यस। So Avda Parveen is asking single authors can publish test. Definitely you can publish, और single author जो studies होती हैं वो हमेशा preferred होती हैं। वो आपकी सीवी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होती हैं कि आपने एक स्टडी जो उनसे टोटली खुद ही उसको कंक्लूड किया, आपने राइटिंग किया, आपने उसको सबमिट करवाया, आपने उसको पब्लिश करवाया। तो सिंगल ऑथर पब्लिकेशंस आप करते हैं, और सिंगल ऑथर पब्लिकेशंस की वेटेज भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये करना मुश्किल होता है क्योंकि सब चीज़ें जो है ना वो आपके ये लिए। मैनेज करना मुश्किल है थोड़ा। जी जी। तो सो डॉक्टर अबू बकर, अगर तो आज आप करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कर लें लेटर टू yeah, एडिटर it's के very टाइम का। simple. 15 to 20 minutes max for a क्योंकि letter to मैं editor, आप personal message and short communication. वो टाइम आपके पास, जब अगर आपने अभी स्टार्ट करना है तो फिर Yeah, उसको sure. प्रॉपर एक्सप्लेन। So next, letter to LTE, इसे हम शॉर्ट टर्म्स में LTE कहते हैं, which is letter to editor in medical literature. एंड व्हाट इज़ लेटर टू एडिटर? सो मैंने जैसे आपको बहुत स्टार्ट में बताया कि एडिटर क्या होता है, कि उसके पास जब आर्टिकल आप एक जर्नल में सबमिट करवाते हैं तो उसको आर्टिकल को रिव्यू किया जाता है। वो रिव्यू करके हर ऑथर जो है अपनी जो डिसीजन है, जो एक सीनियर ऑथर होता है जो आपका आर्टिकल रिव्यू कर रहा होता है, सीनियर रिसर्चर आप उसको कहते हैं, वो अपना डिसीजन एडिटर को देता है।
देन एडिटर मेक्स द डिसीजन कि ये आर्टिकल मैंने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ माय रिव्यूअर। तो लेटर टू एडिटर ये होता है कि आपने एडिटर ने एक आर्टिकल एक्सेप्ट किया और वो पब्लिश हो गया। अब आप एडिटर को वो लेटर लिखते हैं, जो कि यूजुअली आप एज अ सीनियर रिसर्चर, किसी आप सीनियर रिसर्चर के साथ लिख रहे होते हैं। लाइक जब आपकी 15, 20, 30 आने लग पड़ते हैं तो फिर आपको जर्नल इन्विटेशंस भेजते हैं। लेकिन यूजुअली 50+ के साथ आप सीनियर ऑथर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको इन्विटेशंस होती हैं, आप उनके साथ मिलकर लेटर लिखते हैं। उससे ये होता है कि आपकी भी पब्लिकेशन बन जाती होती है। आप राइटिंग पार्ट संभाल लेते हैं, वो आपको आइडिया बता देते हैं कि अब हमने एडिटर को क्या लिखना है। उसमें क्या होता है कि एडिटर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, लेट्स से SGLT2 इनहिबिटर का रोल इन हार्ट फेलियर के ऊपर एक आर्टिकल एडिटर ने एक्सेप्ट किया और वो पब्लिश हो गया। अब आपने वो आर्टिकल पढ़ा एंड नाउ यू गॉट टू नो कि कुछ दिन पहले एक नया ट्रायल आया है जिससे कोई नई चीज़ जो सी है वो आपको पता चल गई है। नाउ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू एडिटर, जो कि आप उसमें एड्रेस करेंगे कि आपने SGLT2 को हार्ट फेलियर के लिए किया, बट SGLT2 तो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के पेशेंट के अंदर भी काम कर रहा है। तो आप एडिटर को लिखते हैं लेटर एंड देन एडिटर उसको रीड करते हैं एंड इफ़ ही फाइंड्स इट अ गुड लेटर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता होता है। इनका ये होता है कि ये यूजुअली हाई एंड जर्नल्स में जा रहे होते हैं। लाइक कुछ टॉप नॉच जो जर्नल्स हैं आपके, लैंसेट है, नेचर है। नेचर जो सा बहुत अच्छा पब्लिशर है, इसके साथ जितने भी जर्नल्स हैं बड़े टॉप नॉच हैं। लैंसेट वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स है। फिर आपके पास इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी है, सेकंड बेस्ट जर्नल है वो सर्जरी का। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का जर्नल, जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। इसी तरह हार्ट जर्नल हैं। ये जितने भी जो टॉप नॉच जर्नल्स होते हैं इनके अंदर LT होता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पेपर आपकी CV के अंदर, लैंसेट के अंदर, IGS के अंदर या किसी बड़े जर्नल के अंदर लेटर टू एडिटर पब्लिश हुआ है, तो उधर वैसे तो पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है कि आप उसमें वो डिमांड कर रहे होते हैं ओरिजिनल स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो उन जर्नल्स में एक्सेस करना मुश्किल होता है। सो लेटर टू एडिटर इज़ अ शॉर्टकट। आप किसी सीनियर ऑथर के साथ काम करते हैं और आप लेटर टू एडिटर पब्लिश कर लेते होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी कि व्हाट इज़ LT, आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ये यूजुअली रिसर्चर्स, क्लिनिशियन और स्कॉलर्स जो उनसे ये अपने बाकी फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये LT ही होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपको बताया, टाइटल एज यूजुअल, उसके अंदर बिल्कुल ब्रीफ फोकस्ड, कोई उसके अंदर फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं। देन यू गोइंग टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन आप, इसके अंदर वर्ड काउंट की रिस्ट्रिक्शन होती है। कुछ जर्नल्स 300 वर्ड्स के भी मैंने देखे हैं, इसलिए आई हैव मेंशन दैट देयर आर 300 to 1000 वर्ड रेंज। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जर्नल्स हैं वो 1000 वर्ड्स परमिट करते हैं। तो आप, that's why selection of journal is a very important decision that you are going to make during the start of your study selection। क्या आपको पता होना चाहिए, अगर आप लेट से 1000 वर्ड्स लिख लेते हैं देन इन दी एंड आप 300 वर्ड्स वाला जर्नल चूज़ कर लेते हैं, तो ऑल दैट एफर्ट इज़ वेस्टेड एफर्ट। तो आप स्टार्ट में जर्नल चूज़ करते हैं एंड देन यू गॉट टू नो कि इसके अंदर 700 वर्ड्स की मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है। जैसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी में मैं अक्सर पब्लिश करता हूँ और उधर 700 वर्ड्स की जो है वो गाइडलाइंस हैं। तो आपने 700 वर्ड्स, 5 रेफरेंसेस और 3 ऑथर्स की उधर लिमिट है। 3 से ज़्यादा आप ऑथर्स उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन फिर आप उसके हिसाब से लिखते हैं। अगर 700 वर्ड्स एंड डैट मीन्स कि आप समवट अराउंड 150 to 200 वर्ड्स में अपना इंट्रोडक्शन जो है वो वाइंड अप कर देते हैं। उसमें आप कंटेक्चुअलाइज करेंगे, अपने इशू को बताएंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप SGLT2 के बारे में बताएंगे कि SGLT2 वाकई हार्ट फेलियर में यूज़ करता है, बट आई गॉट टू नो डैट ये प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के केसेस के अंदर भी आता है। एक न्यू रिसेंट मेटा पब्लिश हो गया, यू कैन हैव अ लुक एट इट। मतलब आप बेसिकली ये बताना चाह रहे होते हैं कि वो एक न्यू चीज़ भी है। फिर उसकी मेन बॉडी होती है, उसमें प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट, एविडेंस और कमेंट्री इन अ स्ट्रक्चर्ड कंसाइज फॉर्मेट। कि आप बताते हैं कि प्रॉब्लम ये है, इस चीज़ को मैंने इस तरीके से आर्टिकल्स में देखा, आपका आर्टिकल जो पढ़ा है उसके अंदर ये है, एंड नाउ द रिसेंट एडवांसमेंट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। के आर्ग्यूमेंट आप अपना उसमें एक्सप्लेन करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। और वो आर्ग्यूमेंट, एविडेंस ऐसे नहीं होता कि एक डिबेट हो रही है, वो स्कॉलरली मैनर के अंदर होता है। मैं आपको उसके कुछ इसके बाद एग्जांपल भी देता हूँ। आप प्रॉपर उसके अंदर एविडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके अंदर स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं। कोई ट्रायल अगर पब्लिश हुआ है, ट्रायल से आपने एविडेंस लिया है, तो आप उस ट्रायल के जो उनसे मेजर हाईलाइट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देन यू आर गोइंग टू राइट द कंक्लूजन्स। कंक्लूजन के अंदर आपने सिंपल की मैसेज जो है
वही बताएंगे, बहुत एक्सटेंसिवली एलेबोरेट नहीं करना, और आपने बताना है कि वाई यू आर राइटिंग दी लेटर टू एडिटर, और वो कंक्लूड करके आपका ये 700 to 1000 वर्ड्स के अंदर लेटर टू एडिटर जो है वो पूरा हो जाता है। रेफरेंसेस अगेन हर जर्नल की स्पेसिफिक होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो मैंने मिनिमम देखी वो 5 हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी के अंदर हैं वो 5 हैं, लेकिन अप टू 10 साइटेशन जो हैं 10 से ज़्यादा मैंने किसी जर्नल के अंदर देखी भी नहीं। तो 5 to 10 साइटेशन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रेफरेंस स्टाइल वो डिमांड कर रहे हैं। यूजुअली वैंकूवर होता है, अगर आपको ना पता हो कि कौन सा रेफरेंस स्टाइल है तो वैंकूवर यूज़ करें। वैंकूवर जो सा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, वो यूजुअली चलता होता है। एंड देन यू आर गोइंग टू पुट द ऑथर डिटेल्स, ये अलग चीज़ होती है, इसका कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हर एक में आपने ऐड करनी होती है। देन टाइप ऑफ एलटीज इन मेडिकल लिटरेचर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि कमेंट्री ऑन पब्लिश्ड आर्टिकल्स, ऑलरेडी एक आर्टिकल पब्लिश है एंड देन यू आर गोइंग टू राइट एन एलटी, कि आपने उसको एड्रेस करना है लेकिन बड़े समराइज्ड फॉर्म में। फिर कुछ ब्रीफ केस रिपोर्ट्स, जैसे ये तो केस रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको अपना केस जो हमने डिस्कस किया वो बड़ा एलेबोरेटिव सा था, लेकिन कोई शॉर्ट केस रिपोर्ट हो सकता है, उसको भी आप एलटी में यूज़ कर सकते हैं। बड़ी आप यू कह लें कि ये अनप्रिवेल्ड किस्म की के एलटी होता है। यूजुअली लोग केस रिपोर्ट को एलटी के अंदर नहीं करते, लेकिन ये होती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। देन प्रिलिमिनरी डाटा और ऑब्जर्वेशन, तो कोई एक ऐसा ट्रायल हो सकता है जो अभी चल रहा हो लेकिन अभी पब्लिश ना हुआ हो, या कोई एक ऐसा डाटा या कोई एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो पब्लिश नहीं होती, या कोई ऐसी स्टडी है या कोई ऐसे सर्वे है जो आपने देखा है, आपने नोट किया एंड यू वांट टू पब्लिश इट, तो आप उसको एलटी के फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। पॉलिसी एंड एथिक्स कमेंट्री, लाइक अगर कोई फ्लड्स आ गए हैं या कोई पब्लिक हेल्थ का इशू है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई मेडिकल एथिक्स रिलेटेड चीज़ है, उसमें कोई रिफॉर्म्स आए हैं, आप उसको पब्लिश करना चाहें तो आप इसके थ्रू पब्लिश कर सकते हैं। टेक्निकल और मेथडोलॉजिकल नोट्स भी यही चीज़ होती हैं ऑलमोस्ट, कोई डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक चेंजिंग्स आ रही हूँ तो आप उसको एलटी के फॉर्म में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एलटी के फॉर्म में एक्सेप्ट होती है वो पब्लिक हेल्थ अलर्ट्स होती हैं। मतलब जैसे आपको मैं बता रहा था कि आप किसी सीनियर ऑथर के साथ ही एलटी यूजुअली पब्लिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो इनवाइटेड होते हैं या उनकी वेटेज होती है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ अलर्ट्स होते हैं, मैंने जो स्टार्ट में स्टार्ट किया वो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, लेकिन कुछ लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मुझे एक दो चांस मिले जिसके अंदर मैंने एलटीज भी पब्लिश किए, तो वो जो मेरे एलटीज थे वो पब्लिक हेल्थ अलर्ट्स के थे। लाइक यू गॉट टू नो देयर इज अ मीजल आउटब्रेक्स इन टेक्सास इन यूनाइटेड स्टेट्स, और वो कितने सालों बाद आए, तो ये एक पब्लिक हेल्थ अलर्ट है। लेकिन आप इसके ऊपर एक बहुत लंबी लिटरेचर सर्च नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ पब्लिकेशन डेट हैव बीन डिस्कस रिगार्डिंग मीजल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप क्या करेंगे कि आप कुछ शॉर्ट आर्टिकल ढूंढेंगे कि शॉर्ट आर्टिकल के थ्रू ना मैं ये इस चीज़ को एड्रेस कर दूँ। तो आपके पास एक जो शॉर्टकट होता है वो एलटी होता है। आप एलटी के अंदर क्या करेंगे, देखें यही मैंने आपको बताया हुआ, राइटिंग रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ इमर्जिंग डिजीज पैटर्न और अर्जेंट हेल्थ मैटर्स। अब मीजल्स आउटब्रेक जो है वो एक वाकई एक अर्जेंट मैटर है, हमारे लिए पाकिस्तान में नहीं है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर उससे 2 भी डेथ्स हो गई हैं तो डेट्स आर हेल्थ इमरजेंसी। और लेटर टू एडिटर का बेनिफिट ये होता है कि विद इन 5-10 डेज जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अर्जेंट चीज़ थी, अर्जेंट मैनर में आपने उसको एड्रेस किया, अर्जेंट मैनर में वो पब्लिश हो गया। अनलाइक लिटरेचर रिव्यू जो पीयर रिव्यू में चले जाएगा, जिसने 4-5 महीने में पीयर रिव्यू होना है, उतने में मीजल्स आउटब्रेक आई, रिजॉल्व भी होगी, नाउ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पब्लिशिंग दैट आर्टिकल। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। अगर आप में से किसी बंदे ने एलटी लिखना है और उसको लगता है कि मुझे कोई टॉपिक चाहिए, तो ही इज़ गोइंग टू सर्च पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इट कुड बी इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लाइक वो कॉन्गो में हो सकता है, वो इथोपिया में हो सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकता है, वो यूके में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है। फ्लड्स आए थे, मैंने 2 उसके ऊपर एलटी पब्लिश किए, बड़े इजीली वो पब्लिश भी हो गए। इसी तरीके से अगर कोई और आपकी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी ने एलटी पब्लिश करना है और उसके पास सीनियर ऑथर नहीं है जिसके साथ वो पब्लिश करना चाहता है, तो पब्लिक हेल्थ अलर्ट्स इज़ अ गुड ऑप्शन। देन इसकी सारी इंपॉर्टेंस एंड रोल इन मेडिकल पब्लिशिंग, वो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले एकेडमिक डायलॉग और क्रिटिक है। आप फ़ौरन किसी आर्टिकल को पब्लिश किया और आप उसको उसके ऊपर को कमेंट देना चाहते हैं, आप तो कर सकते हैं। रैपिड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको बताया कि फ़ौरन फ़ौरन हो जाता है, आपको 3-4-5 महीने वेट नहीं करना पड़ता, यूजुअली 7 to 8 डेज़ होता है। मैंने 1 अप्रैल को एक एलटी सबमिट करवाया था, 4 अप्रैल को मुझे उसका डिसीजन आ गया। आज सुबह मैं उसकी जो फाइनल जो डिटेल्स थी मैं वाइंड अप करता, लाइक विद इन 6 डेज जो है हमने उसको अटैच कर लिया। वो हमारा एक ट्रायल पब्लिश हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर। वो ये था कि फोटोन एमिटिंग सिटी को यूज़ करेंगे
इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सिटी। जो कन्वेंशनल सिटी हमारे हर जगह यूज़ हो रहा होता है उसकी जगह हम फोटोन मीटिंग सिटी को यूज़ करेंगे। उसका बेनिफिट क्या हमने देखा ट्रायल के अंदर कि एनर्जी कम यूज़ कर रहा है, ज़्यादा अच्छी विजुलाइजेशन कर रहा है। कुछ उन स्ट्रक्चर्स को जिनको हम सिटी के थ्रू नहीं थे विजुलाइज कर सकते और हमें एमआरआई करवानी पड़ती थी, हमने उनको फोटोन काउंटिंग सिटी के थ्रू यूज़ कर लिया। वो हमने भेजा जर्नल के अंदर, वो एक्सेप्ट हो गया विद इन 7 days। तो क्या हुआ कि जी अर्जेंट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो उनसे वो आप फ़ौरन शेयर कर सकते हैं। देन आपसे पहले शेयर किया एक्सेसिबिलिटी फॉर अर्ली कैरियर रिसर्चर। जैसे मैंने भी आपको बताया स्टार्ट के अंदर, आप अगर कुछ फ़ौरन फ़ौरन पब्लिश करना चाहते हैं, आप सीवी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली पुट योर स्ट्रेस टुवर्ड्स एलटी, क्योंकि ये फ़ौरन पब्लिश हो जाता है एंड इट गिव्स यू एन ईजियर एंट्री इनटू एकेडमिक पब्लिशिंग। देन इनहेंसिंग साइंटिफिक रिगर अलाउज एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट पब्लिश स्टडीज़। का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप इस हवाले से पढ़ रहे होते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या कहीं से स्पेस मिले तो मैं अपना एलटी पब्लिश कर लूँ। आप उस आर्टिकल को और अच्छे से पढ़ेंगे और आपकी एक इंसाइट डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज़ पैटर्न के बारे में या कंडीशन के बारे में। एग्जाम्पल्स इन प्रैक्टिस लाइक कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे आपको बताया कोई भी ड्रग नहीं आई, उसने कुछ नया काम किया, आपने उस पर एलटी पब्लिश कर दिया। कोई पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हो गए, किसी को आई साइट का प्रॉब्लम हो गया पोस्ट कोविड, तो अगर आपने उसके ऊपर पब्लिश करना है तो आप क्या करेंगे कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस का अगर किसी को इशू आ गया है या उसको मेमोरी का इशू आ गया है, तो आप उस पर लिटरेचर रिव्यू नहीं कर सकते, आप उस पर मेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो फुलफिल ही नहीं कर रहे क्राइटेरिया। तो कुछ किसी तरीके से आपने उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप एलटीज़ के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। देन गाइडलाइंस, इट शुड बी कंसाइज एंड फोकस्ड, क्योंकि वर्ड काउंट सिंपल है। स्टे रिस्पेक्टफुल एंड स्कॉलरली, जैसे मैंने आपको बताया इट्स सॉर्ट ऑफ डिबेट, लेकिन डिबेट आपने उसको स्कॉलरली मैनर के अंदर करना होता है और एविडेंस के साथ करना होता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सिंपल वर्डिंग, उसके अंदर आपने कंसाइज रहना होता है, रिस्पेक्टफुल एंड स्कॉलरली रहता है। देन इंक्लूड स्पोर्टिंग रेफरेंसेज, आपको बताया 5 to 10 रेफरेंसेज उनसे वो आपने यूज़ करने होते हैं क्योंकि वो आपके स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं आपकी उसको। देन अवॉइड रेपिटेशन एंड फॉलो जर्नल स्पेसिफिक रूल, जैसे आपको बताया किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं रेफरेंसेस, किसी में 3 ऑथर हैं, किसी में 8 ऑथर हैं, ये आपने उसको फॉलो करना होता है। ये कुछ वो जर्नल्स हैं जो एलटीएस पब्लिश करते हैं। मैं केस रिपोर्ट वाले जो उनसे जर्नल्स होंगे वो मैं लेटर ऑन एंड ऑफ दिस वेबिनार वो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे जहन में आइडिया नहीं था कि मैं वो शेयर करूं। लेकिन एलटीएस के मैंने आपको पहले भी बताया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ट्रायल्स पब्लिश करने में वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स है। लैंसेट दुनिया के नंबर 1 जर्नल है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा जोन्स है वन ऑफ द बेस्ट जर्नल। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, प्लॉस मेडिसिन एंड नेचर मेडिसिन, ये जितने भी हैं ये सारे वन ऑफ द बेस्ट हैं। इनके अंदर आप एलटीज पब्लिश करते हैं, लेकिन इनमें वैसे पब्लिश करना इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो आप एलटी पब्लिश करके आप ये कह सकते हैं आई पब्लिश्ड इन लैंसेट, ऑब्वियसली यू पब्लिश्ड इन लैंसेट, यू आर करेक्ट। लेकिन वहाँ जहाँ पे 60 ईयर का 50 ईयर्स का कोई सीनियर ऑथर पब्लिश कर रहा है, वहाँ पे आप 25-27 ईयर्स में पब्लिश कर लें, डेट्स अनदर प्लस पॉइंट ऑफ एलटी। देन शॉर्ट कम्युनिकेशन एंड करस्पॉन्डेंस इज इन मेडिकल लिटरेचर। करस्पॉन्डेंस और एलटी में कोई खास फ़र्क नहीं, बस बड़ा ब्रीफ सा फ़र्क है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। शॉर्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू का कंसाइज फॉर्म। लिटरेचर रिव्यू अगर आपका 5000 वर्ड्स पे होता है, शॉर्ट कम्युनिकेशन सेम चीज़ होती है बट 2000 to 2500 वर्ड्स में आप डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑथर्स भी आप बराबर रख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आप 10 ऑथर्स रखते हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशन में भी आप 10 ऑथर्स रख लें। मैंने 10 के साथ भी पब्लिश किया हुआ है, 5 के साथ भी, 2 के साथ भी पब्लिश किया है। जर्नलिस्ट के मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। वर्ड काउंट इसका काम होता है, सिंपल होता है। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा एविडेंस नहीं है कि मैं उसको लिटरेचर रिव्यू में कन्वर्ट करूँ, तो आप उसको शॉर्ट कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिटेड रेफरेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं, 15 to 20, 7 to 10 डेज़ में आप शॉर्ट कम्युनिकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन शॉर्ट कम्युनिकेशन और लेटर टू एडिटर में फ़र्क ये होता है कि शॉर्ट कम्युनिकेशन पीयर रिव्यू में जाता है। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आई पीयर रिव्यू फॉर 32 जर्नल्स। पीयर रिव्यू मतलब ये होता है कि आप में से कोई एक ऑथर किसी जर्नल में सबमिट करता है और मैं उसमें पीयर रिव्यूअर के तौर पे काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर रिसर्चर। तो क्या करूँगा, मैं आपका आर्टिकल पढ़ूंगा, मैं अपने कमेंट्स दूंगा और मैं सबमिट करवा दूंगा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि जर्नल मुझे महीने का टाइम देगा या 2 हफ्ते का टाइम देगा। उसमें मैं अपने पीयर रिव्यू करूँगा, जर्नल ने किसी और को भी भेजा होगा, वो भी पीयर रिव्यू करेगा। दोनों कमेंट्स अपने एडिटर को सबमिट करवाएंगे, एडिटर फिर आगे टाइम लेगा। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है शॉर्ट कम्युनिकेशन का। लेटर टू एडिटर, केस रिपोर्ट और जो करस्पॉन्डेंसेस हैं, इनका टाइम कम होता है, ये जल्दी जल्दी पब्लिश हो जाती हैं।
बट शॉर्ट कम्युनिकेशन के बारे में ये ब्रीफ ओवरव्यू था। बाकी आपको बताते हैं कि रैपिड डिसमिनेशन जस्ट लाइक एलटी, साइंटिफिक डायलॉग और डिबेट, पोस्ट पब्लिकेशन पीयर इंगेजमेंट, पॉलिसी और एथिकल कमेंट्री जस्ट लाइक एलटी। लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि इसका कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये आप एक बिल ज़रूरी नहीं कि आप ऑलरेडी पब्लिश पे करें, ऑलरेडी पब्लिश पे आप करते ही नहीं। हमारी मैंने जो वेरी फर्स्ट शॉर्ट कम्युनिकेशन की वो थी सिफिलिस की सर्ज आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में आफ्टर कोविड-19, और उसके केसेस जो से थे वो अलार्मिंग लेवल पे ऊपर चले गए 5 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। डेट वाज अ हेल्थ इमरजेंसी, तो उसको किसी तरीके से एड्रेस करना था, लिटरेचर रिव्यू नहीं थे कर सकते, तो हमने शॉर्ट कम्युनिकेशन कर ली। नॉवल चीज़ होगी, इनोवेटिव टेक्निक हो या अर्जेंट फाइंडिंग, ये अर्जेंट फाइंडिंग की कैटेगरी में आती थी। लेंथ आपको बताया कि जस्ट लाइक लिटरेचर रिव्यू, लेकिन इसका वर्ड काउंट कम होगा। 1000 to 2000 वर्ड्स में आप इसको वाइंड अप करते हैं। 1 to 2 फिगर्स आप ऐड कर लें, ज़रूर करनी चाहिए। अब हम पीयर रिव्यू करते हैं। जब स्टार्ट में थे तो लगता था कि फिगर क्यों ऐड करनी है, लेकिन जब आप पीयर रिव्यू करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म होता है जो आपने फिल करके सबमिट करना होता है। उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, आर द टेबल्स आर फिगर सपोर्टिंग द एविडेंस, या टेबल एंड फिगर्स आर गुड और नॉट। तो आपने येस या नो करना होता है। येस मीन कि आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस हो रहा ही हो रहा है, तो 1 to 2 फिगर्स भी ऐड करें, 1 to 2 टेबल्स भी ऐड करें जो आपको सपोर्ट कर रहे हो। स्ट्रक्चर वही होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा प्रॉपर सबसे पहले, देन इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स प्रॉपर होंगे, डिस्कशंस होंगे, रेफरेंसेस होंगी। इसकी डिस्कशन जो उनसे वो बहुत इलेबोरेटिव होती है। देन अगेन इट गोज इनटू पीयर रिव्यू। यस, इट अंडरगोज अ रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस जस्ट लाइक फुल आर्टिकल्स। तो फ़ायदा ये होता है कि पीयर रिव्यू आर्टिकल्स हमेशा उनकी वेटेज ज़्यादा होती है। पब्लिकेशन स्पीड टिपिकली फास्टर ड्यू टू ब्रेविटी एंड अर्जेंसी ऑफ कंटेंट, लेकिन स्टिल नॉट अर्जेंट देन लेटर टू एडिटर एंड करस्पॉन्डेंसेस, वो ज़्यादा जल्दी पब्लिश हो जाती है। व्हेन टू यूज़ इट, वो आपको बताया है कि उसके अंदर अगर कोई नई चीज़ आपको पता चले, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे आप चाहते हो कि लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, लेकिन लिटरेचर रिव्यू के लिए इतना ज़्यादा एविडेंस ना हो, तो आप उसको शॉर्ट कम्युनिकेशन की फॉर्म में कर लेते हैं। देन correspondences, correspondences आर अगेन शॉर्ट स्कॉलरली लेटर्स। फ़र्क ये आ जाता होता है इस correspondences के अंदर, कुछ जर्नल जो हैं इसको correspondence कह देते हैं, कुछ लेटर टू एडिटर कह देते हैं, कुछ में लेटर टू एडिटर जस्ट इन्वाइटेड होता है, उधर आप वैसे सबमिट नहीं करवा सकते। तो उधर आपके पास एक करस्पॉन्डेंस का ऑप्शन होता है, वो इनवाइटेड नहीं होता। वो ज़रूरी नहीं कि आप सीनियर ऑथर हैं तो ही आप करस्पॉन्डेंस सबमिट करवाएं। तो लेटर टू एडिटर और करस्पॉन्डेंस में बस आप समझें कि लफ्ज़ों का हेर फेर है, ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, जैसे आपको बताया था कि उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगी और उसके बाद आप उसके डिस्कशन का पार्ट बताएंगे एंड देन कंक्लूड कर देंगे। की पर्पस इसका भी वही है, डिस्कस करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे प्रियर पब्लिकेशन मेडिकल प्रैक्टिस को। लेंथ इसका उसका 300 to 1000 वर्ड है, इसका यूजुअली 800 वर्ड तक ही मैंने मैक्सिमम देखा है। कोई फिगर या टेबल एक आध वैसे आप यूजुअली ऐड कर सकते होते हैं। पीयर रिव्यू जर्नल स्पेसिफिक होता है, यूजुअली ये नहीं जाता, लेकिन कुछ जर्नल्स मैंने देखे हैं जो पीयर रिव्यू भी करते हैं। टोन अगेन प्रोफेशनल, एनालिटिकल एंड रिस्पेक्टफुल। व्हेन टू यूज़ इट सेम है, जस्ट लाइक एलटीई। डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, इट्स जस्ट अ मिनी रिसर्च आर्टिकल। लॉन्ग लिटरेचर रिव्यू की जगह ये मिनी है। अदरवाइज इसमें और लिटरेचर रिव्यू में बस 19-20 का फ़र्क है। लाइक वो लॉन्ग है और ये थोड़ा सा कंसाइज होता है, डेट्स इट। ये भी स्कॉलरली लेटर है, ये भी सॉर्ट ऑफ स्कॉलरली लेटर है, बट इट यूजली फॉर ब्रीफ पब्लिश लेटर। ये ऑलरेडी जो पब्लिश मटेरियल है उसके रिगार्डिंग हम लिख रहे होते हैं। शेयर न्यू एंड ब्रीफ फाइंडिंग, ये भी तकरीबन वही बात है, ये भी तकरीबन वही बात है। पर्पस ऑलमोस्ट इनका सेम ही है, फ़र्क है स्ट्रक्चर का इसका, क्योंकि इसका रिसर्च फॉर्मेट होता है। रिसर्च फॉर्मेट होता है लाइक इंट्रोडक्शन लिखते हैं आप प्रॉपर, उसमें फिर मेथड्स डिस्कस करते हैं कि आपने कैसे कैसे इस सारी रिसर्च को कंडक्ट किया, एंड देन यू विल राइट द डिस्कशन। करस्पॉन्डेंस और लेटर टू एडिटर, इनका लेटर का फॉर्मेट होता है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसमें आपको कोई लंबे चौड़े मेथड्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेथड्स होते ही नहीं हैं। वर्ड काउंट 2000 वर्ड्स, लेकिन 3000 वर्ड्स 3500 वर्ड्स में भी हमने एक जर्नल है हेल्थ साइंस रिपोर्ट्स, उसमें पब्लिश किया हुआ है। तो डेट्स नॉट अ बिग डील। अगर वर्ड काउंट थोड़ा प्लस माइनस हो भी जाए तो जर्नल आर यूजुअली फ्लेक्सिबल। लेकिन लेटर टू एडिटर और करस्पॉन्डेंसेस जो हैं इसके बारे में अक्सर जर्नल जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। पीयर रिव्यू आपको बताया, शॉर्ट कम्युनिकेशन जो है वो फिर पीयर रिव्यू में जाता है। करस्पॉन्डेंस और जो लेटर टू एडिटर है वो पीयर रिव्यूड नहीं होते। तो अगर आप किसी से पूछेंगे वो बताए कि मेरे इतने आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, तो एक चीज़ ये भी होती है कि कितने पीयर रिव्यूड हैं। तो अगर वो बताता है कि उसके 10 आर्टिकल पब्लिश हैं, तो अगर वो बताता है कि उसके 10 के 10 पीयर रिव्यूड हैं, डेट मीन्स कि उसके पास ज़्यादातर जो हैं वो लिटरेचर रिव्यूज़ हैं, नैरेटिव रिव्यूज़ हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशंस हैं।
जो पीयर रिव्यूड नहीं होते वो यूजुअली लेटर टू एडिटर और करस्पॉन्डेंसेस होते हैं। कंटेंट टाइप आपको इसमें ओरिजिनल डाटा होता है, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। इसके अंदर ऑलरेडी कोई आपका अपना व्यू भी हो सकता है, या कोई ऑलरेडी जो पब्लिश चीज़ है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन हो सकती है। इनकी इंपॉर्टेंस सारों की वही है। रैपिड कम्युनिकेशन है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये शॉर्ट आर्टिकल्स का मॉड्यूल है। इसका मतलब है कि सारे वो आर्टिकल्स हैं जो हम फ़ौरन फ़ौरन वाइंड अप कर सकते हैं, फ़ौरन फ़ौरन पब्लिश कर सकते हैं। प्रमोट साइंटिफिक डायलॉग, इनेबल रैपिड कम्युनिकेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर अर्ली करियर रिसर्चर्स। आपको लास्ट टाइम भी यही बताया है कि ये एक शॉर्टकट होता है रिसर्च फील्ड के अंदर एंटर करने का। देन इंकरेज एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी, आपको थोड़ी सी इनएक्यूरेसीज और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के बारे में आइडिया हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन। इट्स शॉर्ट कम्युनिकेशन, correspondences एंड लेटर टू एडिटर्स आर वाइटल फॉर्मेटिंग इन मेडिकल पब्लिशिंग, क्योंकि ये रैपिड हैं, फोकस्ड हैं, और स्कॉलरली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली हर रिसर्च आर्टिकल जो है वो स्कॉलरली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करवा रहा होता है। फ़ायदा क्या हो जाता है? इंटीग्रिटी है, ऑनगोइंग क्रिटिक के बारे में पता चलता है, प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स, बजाय इसके कि जैसे आपको बता रहे थे कि मिजल आउटब्रेक हुई है 6 महीने बाद पेपर पब्लिश हो, उसका ना किसी को फ़ायदा हो। आप उसको टाइम से पब्लिश कर लेंगे, टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी, ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगी, रिसर्च में भी ऐड हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ आपका पार्ट आप भी पब्लिश कर लेंगे और वो चीज़ भी एड्रेस हो जाएगी। प्लस प्रमोट कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी जस्ट लाइक एनी अदर रिसर्च। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे मॉड्यूल, इंटरव्यू इंट्रोडक्शन टू मेडिकल लिटरेचर। जी थैंक यू डॉक्टर अबू बकर। स्टूडेंट्स आपने कोई सर यूट्यूब पे जी वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जी आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी ये है कि अ, जो 8 मई को आपका सेशन है उसमें उसके बारे में बता दें डॉक्टर अबू बकर थोड़ा सा। जी, उसमें हम लिटरेचर रिव्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लिटरेचर रिव्यूज़ के टाइप्स हैं कुछ, लाइक नैरेटिव रिव्यूज़ एंड स्कोपिंग रिव्यूज़, एंड आई विल ट्राई टू टच सिस्टमैटिक रिव्यूज़ एज वेल, क्योंकि उसमें एनालिसिस पार्ट नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी सिस्टमैटिक, अगर आप में से किसी ने सिस्टमैटिक रिव्यू वाला मॉड्यूल नहीं लिया होगा या क्लास नहीं ली होगी, तो मैं थोड़ा बहुत आपको सिस्टमैटिक रिव्यू के बारे में भी एंड पे बता दूंगा। लेकिन अवर प्राइमरीली फोकस विल बी लिटरेचर रिव्यूज़, और उसको किस तरह कंडक्ट करना है, कैसे टॉपिक्स निकालने हैं। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जो है, इट्स ऑल अबाउट कि कितना नॉवल टॉपिक है आपका। जितना ज़्यादा नॉवल टॉपिक होगा, जितनी ज़्यादा वो टॉपिक्स को आप टच करेंगे जो प्रीवियसली पब्लिश नहीं होंगे, उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे, क्योंकि उधर कंपटीशन थोड़ा टाइट होता है। उधर आप वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो पहले इलेबोरेटिव फॉर्म में नहीं किसी तरीके से आपने पब्लिश की होती। कोई नई स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ नए इंटरवेंशंस होती हैं, नए ट्रीटमेंट होते हैं। तो हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसमें टोटली लिटरेचर रिव्यू होगा, बट उसमें ये होगा कि जैसे रेफरेंसिंग वगैरह का भी बताया आपको, इंट्रोडक्शन कैसे लिखती हैं कैसे नहीं लिखते, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं केस रिपोर्ट से, तो उसको थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और लिटरेचर रिव्यू जो उनसे वो ज़रा हमारे वैसे भी रिसर्च जो प्लेटफॉर्म है उसका फोकस होगा कि हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर एज मच एज पीपल हम उनको इनरोल करें, क्योंकि वो उसके अंदर एक तो ऑथर्स आप ज़्यादा ऐड कर लेंगे, और उसके अंदर जो स्टडीज़ होती हैं उनकी वर्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पीयर रिव्यू होते हैं। और वो ये होता है कि आप पब्लिश भी अच्छे जर्नल्स में करते हैं, उनके जर्नल्स भी ज़्यादा हैं। लेटर टू एडिटर्स, correspondence, शॉर्ट कम्युनिकेशन कुछ लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। और फिर ये होता है कि इनकी वेटेज लिटरेचर रिव्यू से रिलेटिवली कम होती है, तो हम उसके ऊपर सारा फोकस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो इंशाल्लाह जो 8 मई को कल कल नहीं परसों यानी कि परसों। 8 मई को ये दोबारा क्लास होगी। और उसके बाद आप ग्रुप्स में हैं, उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते होंगे, लाइक हम आपको लेटर टू एडिटर और ये जो आपको अभी सेशन हुआ है, इन ग्रुप्स को अगर आप ये करना चाहते होंगे, आप एज अ ग्रुप हमें ज्वाइन करना चाहते होंगे, आपके ग्रुप्स बना देंगे। और आपके साथ मेंटोर भी ऐड होंगे। और इंशाल्लाह तो वो हम करेंगे 8 मई के बाद, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और ठीक है, थैंक यू फिर। आपका बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला आप सबका। सर्टिफिकेट जी आपको दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट हम 8 मई के बाद दिए जाएंगे आपको। जिन स्टूडेंट्स ने डॉक्टर अभी डॉक्टर बकर आपने रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर दी है? नो।
ओके। अब आप कर दीजिए। तो सर्टिफिकेट आप सबको मिलेंगे उन स्टूडेंट्स को कि जिन स्टूडेंट्स ने एक तो पार्टिसिपेट किया है दोनों सेशंस को, और उसके अलावा वो जो हमें क्योंकि देखें, हम हमारा काम है आपके लिए एक अरेंज करना, एक क्लास अरेंज करना, और अब उसको शेयर करना, उसको लोगों को बताना, ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है। तो हम सिर्फ ये करते हैं कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो इसको पेड रखते हैं, और पेड रखने के बाद उनके वेबिनार या जो भी गाइडलाइन लेक्चर होते हैं वो पेड होते हैं। और लेकिन हमने इसको फ्री किया है, लेकिन अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसका सबको बेनिफिट हो, इसके लिए आपने शेयर करना होता है। तो वो भी जिन जिन लोगों ने शेयर किया होगा और जो इनरोल स्टूडेंट्स होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एवरीवन। अबाउट सर, जी आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट आपका दूसरा, डोंट बी वरीड। पेमेंट आपको बता दी जाएगी, आपको ग्रुप में बता दी जाएगी उसका जो फ़ी होगी। वो इसलिए कि जब मेंटोर अपना टाइम निकालते हैं तो उन फिर कोई भी मेंटोर जो है वो टाइम अगर दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो पेड होता है। हाँ, हम आपको क्लास फ्री दे सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप में मुकम्मल तौर पे आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करना और आपका पेपर पब्लिश करवाना, उसके लिए फिर वो पेड होता है। सर्टिफिकेट की फ़ी कोई नहीं होगी। सर्टिफिकेट जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और जिन लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है, उनको ज़रूर इंशाल्लाह सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे, उसके लिए कोई आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आपके सीवी के लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे इंशाल्लाह। आप यू नो कि जब आप वो अप्लाई करते हैं इरास अ, अपनी रेजिडेंसी के लिए, तो इरास एप्लीकेशन में आपके सर्टिफिकेट का सेक्शन होता है। जी, यूट्यूब रिव्यूअर को भी मिलेगा जिन लोगों ने दोनों को ज्वाइन किया होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला मिखाइल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सर। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू फॉर द सर्टिफिकेट। नहीं, सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे और फ्री मिलेंगे। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। सर प्लीज़ कीप द फ़ी, फ़ी हमारी फ़ी ऑलवेज अफोर्डेबल होगी, डोंट बी वरीड। ठीक है जी सबको, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर डॉक्टर अबूबकर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला। मुझे पता है सोने का टाइम है, आपको आधी नींद आ रही होगी, हो सकता है आपकी एक आंख थोड़ी सी बंद होगी और एक आंख थोड़ी सी ओपन होगी, और कभी आप एक आंख से देख रहे होंगे, कभी दूसरी से तो सबका बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू डॉक्टर ज़ारा, डॉक्टर बीनेश, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर आबिद करीम, डॉक्टर फलक नाज, एहसन नाज, एहसन तलाल, इंजमाम अली, स, स, संजर अहमद, अल्लाह हाफिज़, डॉक्टर फलक नाज, रासिया। ओके डॉक्टर अबू बकर, आप इसको एंड कर सकते हैं, मेरी श्योर। तरफ थैंक यू। ऑप्शन नहीं आ रहा। हाफिज़।